हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया ही चल रही होगी। तो नीट 2026 की PYQ सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले डिस्कस किए थे PYQs पीरियोडिक टेबल के, और आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, मतलब लेटेस्ट यानी 2025 से हम शुरू करेंगे और बैकवर्ड्स चलेंगे। आपको भी पता है कि PYQs अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रैक्टिस करना, और एक बार नहीं बार बार मल्टीपल टाइम्स PYQs प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस लगभग विद डिफरेंट डेटा, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, लेकिन ऑन द सेम फॉर्मेट, ऑन द सेम लाइन्स पूछे जाते हैं। तो अगर आप PYQs बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो यू आर मोर देन हाफ डन विद योर प्रिपरेशन फॉर नीट 2026। तो विदाउट फर्दर डू, और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। होपफुली जब आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये सेशन देख रहे हैं, तब तक आप अपनी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़कर बैठे हुए हैं और मेरे साथ साथ फटाफट अपने लेवल पर भी आंसर देते जाएंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग की बात यदि करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, और क्योंकि एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है तो पूरे सब्जेक्ट के बेसिक्स को समझने के लिए इसकी एप्लीकेशन दूसरे टॉपिक्स में भी लगती है। तो एनी विच वेज केमिकल बॉन्डिंग आपका बहुत अच्छे से तैयार होना ज़रूरी है। रटने वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, राइट। चलिए शुरू करते हैं 2025 के PYQ से। क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। पहला स्टेटमेंट कहता है हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। आप एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही डायटोमिक मॉलिक्यूल लिख दिया, इसका मतलब क्वेश्चन किसका बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बन गया, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो वो कह रहे हैं हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी मॉलिक्यूल है बट डायटोमिक है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप अप्लाई कर लोगे। विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। तो पहला ही स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? ये गलत है, क्योंकि हमें ये बात पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बेशक फ्रैक्शन में हो, 0.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, दैट्स फाइन। कोई होल नंबर भी हो सकता है, 1, 2, 3 जैसा, या कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, बट होना वो पॉजिटिव चाहिए फॉर एनी स्पीशीज टू एग्जिस्ट स्टेबली। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है तो वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये अपने आप में गलत है। स्टेटमेंट 2 पढ़ो। एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाने का मतलब है कि आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा रहे हो, है ना। बॉन्ड ऑर्डर यानी हिंदी में जिसको आप बोलते हो बंद क्रम बोल सकते हो, आप बंद क्रम बोल सकते हो, बंद कोटि बोल सकते हो। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ाओगे वहां पर एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होने लग जाएगा? कम हो जाएगा। जो अंतर्नाभिकीय दूरी है, जो बंद लंबाई है, वो क्या होने लग जाएगी? कम। तो इनफैक्ट ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। वो कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, जबकि होता क्या है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर यदि बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स, जो दोनों कथन दिए गए हैं, वो क्या है? गलत हैं। और इस हिसाब से इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। दोनों ही कथन जो दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2, दोनों कैसे हैं? असत्य हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज एक्सट्रीमली कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। हर दूसरे साल ये रिपीट होता है किसी न किसी तरीके से, और जेनॉन के ही कंपाउंड्स पर ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे? एक तरफ जैसे जेनॉन के कंपाउंड्स आपको लिस्ट 1 में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जेनॉन के यौगिक नजर आ रहे हैं, एक तरफ ये दे दिए जाएंगे। सामने आप देख सकते हो तो 2 चीजें दे रखी है, एक उनका हाइब्रिडाइजेशन इन संकरण दे रखा है और एक उनकी ज्योमेट्री यानी आकृति दे रखी है। अब वो थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या कर सकता है, इन दोनों को भी सेपरेट कॉलम यानी 3 कॉलम का वो आपको मैच बनाकर दे सकता है कि भैया आप मैच करो, इसमें कॉलम 1, 2 और 3 को मैच करो। कभी कभी ये जो सेकेंड लिस्ट है इसमें आपको नंबर ऑफ लोन पेयर्स, जो जेनॉन, जो सेंट्रल एटम है जेनॉन, उस पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो होंगे जेनॉन के कंपाउंड्स, बट जेनॉन के कंपाउंड्स का आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है, आपसे उनकी शेप भी पूछी जा सकती है, और आपसे उनके नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी पूछे जा सकते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। अब मैच द कॉलम में मैं हमेशा कहती हूं कि जरूरी नहीं है कि आप पहले से ही शुरू करो, आपको इनमें से जो भी तुरंत क्लिक करता है आप उसको मैच करके देख लो। वैसे तो सारे बहुत ईजी हैं और हाइब्रिडाइजेशन निकालना होपफुली आपको आता होगा।
तो XeO3 की यदि बात करें, चाहे आप सिग्मा प्लस लोन पेयर देखो, चाहे आप ट्रिक से देखो, XeO3 में देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स, करेक्ट, एंड 1 लोन पेयर। या आप अगर ट्रिक से देखोगे तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसका आधा कर दो तो 4, यानी इसका स्टेरिक नंबर 4 आएगा और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। 3 बॉन्डेड एटम्स हैं, 3 सराउंडिंग एटम्स हैं, तो sp3 में जब 3 सराउंडिंग एटम्स होते हैं तो कैसा बनता है, पिरामिड बनता है, करेक्ट। एक आ जाएगा लोन पेयर। तो इसका जो मैच होगा ए का, दैट इज XeO3 का मैच हो जाएगा sp3 पिरामिडल। तो ए का मैच हो जाएगा 2। ए का मैच 2 होने से ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। अब आप सेकेंड और फर्स्ट में जब कंपेयर करोगे तो बी का 1 दोनों में दे रखा है, आप छोड़ सकते हो, सी और डी में से कोई भी मैच कर लो, हालांकि अपन बी भी करके देखते हैं। XeF2 का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 8 और 2 10, अगर सीधे ट्रिक से निकालना चाहो तो 8 और 2 10, 10 का आधा 5, यानी sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp3d में आपके पास जब 2 सराउंडिंग एटम है तो क्या बन जाएगा, लीनियर। एक्सियल पोजीशन पर दोनों फ्लोरीन आ जाएंगे, तीनों इक्विटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर आ जाएगा। तो XeF2 का मैच किससे होगा, 1 से होगा, sp3d लीनियर जो दोनों में दे रखा है, ठीक है। XeOF4 8 और 4 12, 12 का आधा 6, या सिग्मा प्लस लोन पेयर से करना चाहो तो भी आपके पास सेम आंसर आएगा, क्योंकि 4 + 1 ऑक्सीजन के साथ 1 सिग्मा, फ्लोरीन के साथ 4 सिग्मा, टोटल 5 सिग्मा होगा और उसके बाद जेनॉन के पास एक लोन पेयर बच गया। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है 6 स्टेरिक नंबर के हिसाब से sp3d2, sp3d2, और ये 5 बॉन्डेड एटम्स, 5 सराउंडिंग एटम्स की वजह से आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। XeF6 की बात करें तो 8 और 6 14, 14 का आधा 7, 8 + 6 14, हाफ 7, या फिर 6 आपके पास क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, और 1 क्या हो गया, लोन पेयर, तो 6 + 1 7 स्टेरिक नंबर आ गया। उस हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, sp3d3। और sp3d3 में जब आपके पास 6 सराउंडिंग एटम्स होते हैं, 6 आसपास के बंधित परमाणु होते हैं, तो आकृति कैसी बनती है, उसकी आकृति बनती है विकृत अष्टफल की, यानी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये मैच हो जाएगा थर्ड से। बस आपका आंसर बहुत क्लियर है। अब सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मैच द कॉलम के फॉर्म में ही ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जेनॉन के कंपाउंड्स, उसका मैच आपसे करवाया जा सकता है या तो उसके हाइब्रिडाइजेशन से, या फिर उसकी शेप से, या नंबर ऑफ लोन पेयर्स से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और वो कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। मैंने पीरियोडिक टेबल वाले PYQ सेशन में भी आपको बोला था कि जब आप क्वेश्चन करो तो केयरलेस मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप क्या कोशिश करना कि जो कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन में है उसको इस तरीके से सर्कल कर लो, सो दैट यू डोंट मिस व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू नॉट ट्रू क्या पूछा है, वो आप मिस नहीं करोगे। ये एक बहुत कॉमन केयरलेस मिस्टेक है जो ज्यादातर आप कर देते हैं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। तो आपको एक ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर के सामने क्या दिया है, एक प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी है, तो एक क्रम दिया गया है और क्रम के आगे क्या दे रखा है, गुणधर्म दे रखा है। आपको पहचानना क्या है, विच इज द करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच है। और एक से ज्यादा करेक्ट, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, एक से ज्यादा करेक्ट है तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट अपन ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को देखते हैं, H2O NH3 CHCl3, और जो प्रॉपर्टी मेंशन्ड है वो डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। डायपोल मोमेंट आपको पता है किस तरीके से निकालना है, आप उसमें लोन पेयर देखते हो, आप उसमें ज्योमेट्री देखते हो, आप उसमें डेल्टा EN देखते हो, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। और दीज आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स जो आपने अपने जब लेक्चर अटेंड किया होगा क्लास में तब भी आपने प्रैक्टिस करे होंगे। यहाँ पर वाटर का डायपोल मोमेंट, वाटर की पोलैरिटी ज्यादा है क्योंकि वहां पर क्या है, O और H का EN का डिफरेंस ज्यादा है और 2 लोन पेयर्स हैं जो कैंसिल आउट नहीं हो रहे, दे आर डायरेक्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट। तो यहाँ पर पोलैरिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अमोनिया में पोलैरिटी थोड़ी सी कम आएगी बिकॉज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का डेल्टा EN थोड़ा कम हो गया 1, और दूसरा एक ही लोन पेयर है। और CHCl3 में क्या आएगा, पोलैरिटी और भी कम आएगी। एक तो यहाँ पर ऑर्बिटल मोमेंट नहीं है यानी लोन पेयर का कोई इंपैक्ट नहीं है, और दूसरा यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर दिया गया है ये बिल्कुल सही ऑर्डर दिया हुआ है, तो ए ऑर्डर जो है वो करेक्ट है। अब जैसे आप ये देखोगे कि ए वाला ऑर्डर करेक्ट है तो आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये मेथड वर्कआउट करता है। तो नॉकआउट सिस्टम, एलिमिनेशन सिस्टम से, जैसे अपन केबीसी में नहीं देखते कि 2 गलत ऑप्शन हटा देते, 50-50 वाला जो लाइफ लाइन होती है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसमें एक, जब मैच द कॉलम में भी मैंने ये किया था,
एक आप करोगे ना तो वहां पर आपको कुछ नॉकआउट सिस्टम से, एलिमिनेशन सिस्टम से आप ऑप्शन हटा पाओगे। तो सेकंड और फोर्थ क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपको फर्स्ट और थर्ड में देखना है। फर्स्ट और थर्ड में बी को देखने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव करने वाली बात बता रही हूँ, हालांकि अपन बी भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, बट टाइम सेव करने के लिए सी और डी में से किसी को भी एनालाइज कर लो, बट स्टिल बी को अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये वही आ गया, मैंने आपसे कहा था ना कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम यानी ज़ेनॉन पर पूछ लेंगे। ये आपको मैच द कॉलम के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ज़ेनॉन के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 ने सिंगल बॉन्ड्स बना लिया, तो इसके पास जो लोन पेयर्स बचे, ध्यान देना लोन पेयर्स की बात कर रहा है, तो लोन पेयर्स के पास कितने बचे, 2 लोन पेयर बच गए। XeO3 में डबल डबल बॉन्ड बनाएगा ज़ेनॉन, तीनों ऑक्सीजन के साथ, यानी 6 इलेक्ट्रॉन उसके कंज्यूम हो जाएंगे, तो इसके पास क्या बचेगा, 1 लोन पेयर बचेगा, करेक्ट। और XeF2 में 8 में से 2 ने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे ना, 3 लोन पेयर यहाँ पर बच गए। तो ये वाला जो ऑर्डर है ये गलत है, एंड हेंस ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में आपको दिया नहीं गया, क्योंकि वो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, वो करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। सी वाला देखो OHCHNO बॉन्ड लेंथ। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये थोड़ा सा डेटा बेस्ड है, मतलब आपको इनकी बॉन्ड लेंथ डेटा वाइज थोड़ा अंदाजा हुआ तो आप ये कर पाओगे, नहीं तो आप लॉजिकली भी इसको कर सकते हो। कैसे, OH और CH इनमें तो कंपैरिजन कर ही सकते हो ना आप, आपको पता है हाइड्रोजन इज कॉमन, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद एक में कार्बन से और दूसरे में ऑक्सीजन से। अब कार्बन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड में आते हैं इस तरीके से, एंड व्हेन यू गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो साइज क्या होता है, कम होता है। साइज कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात के अंदाजे से आप ये समझ सकते हो कि इन दोनों का ये जो ऑर्डर है ये गलत है ना। OH की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए और CH की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इतना आप इससे ये समझ पाओगे कि ये वाला स्टेटमेंट या जो ऑर्डर है वो गलत है। बट NO का अंदाजा आपको बिना डेटा के नहीं लगेगा। तो यहां पर जो करेक्ट जो ऑर्डर आ जाता है, द करेक्ट ऑर्डर इज, मैं C वाले ऑप्शन की बात कर रही हूं, द करेक्ट ऑर्डर इज रिवर्स ऑर्डर है। इस तरीके से अगर बॉन्ड लेंथ के डेटा के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। नहीं तो एटलीस्ट आप इन दोनों की बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर से अंदाजा जरूर लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए कि भाई ये जो ऑर्डर गिवन है ये क्या है, गलत है। इसका मतलब फॉर श्योर आंसर A और D है, बट D डेफिनेटली हमें चेक करना जरूरी है। C वाला जो स्टेटमेंट है वो अपना हो गया गलत। D देखो N2O2H2 बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी के बहुत सारे फैक्टर्स और यहाँ पर क्लियर फैक्टर जो नजर आ रहा है वो कौन सा फैक्टर है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो D वाला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है N2O2 और H2, और किस चीज का ऑर्डर दे रखा है, बॉन्ड एंथैल्पी का। अब यहां पर N2 क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड, O2 क्या है, डबल बॉन्डेड, और हाइड्रोजन क्या है, सिंगल बॉन्डेड। तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर ये ऑर्डर क्या आ गया, करेक्ट आ गया। बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड हेंस दिस गिवन ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर इज करेक्ट। तो A वाला करेक्ट है अपना और दूसरा D वाला करेक्ट है। इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाता है, A एंड D ओनली, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम 2025 के ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नीट 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पीरियोडिक टेबल में भी आपको समझाया था, नीचे आप ये जो परसेंटेज लिखी हुई देख रहे हैं ये वो परसेंटेज है कि कितने बच्चों ने, कितने परसेंट बच्चों ने करेक्ट किया है, C इनकरेक्ट किया है, IC और अनअटेम्प्टेड यानी उसको अटेम्प्ट नहीं किया, उसको छोड़ दिया है। इस परसेंटेज को देखकर आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि भाई ज्यादातर बच्चे कर पाए, मैं नहीं कर पा रहा हूं, है ना। इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर कॉन्सेप्ट। या बहुत कम बच्चे कर पाए, मैं कर पा रहा हूं, इट मीन्स यू आर गुड विद द गुड कॉन्सेप्ट्स। आ रही बात समझे, तो इससे आपको थोड़ा सा अपनी बेंचमार्किंग आप कर पाओगे। चलिए अगेन देयर इज अ मैच। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में मैच द कॉलम आपको बहुत मिलेंगे, मैच द कॉलम और वो जो स्टेटमेंट जैसे अभी अपन करते आए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी। अगेन यहाँ पर जो मैच द कॉलम दिया गया है, एक तरफ आपको कंपाउंड दिए गए हैं, एक तरफ आपको शेप या ज्योमेट्री। वैसे तो मैं आपको बोलूंगी कि आप हाइब्रिडाइजेशन और शेप की इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको ना वहां निकालने की जरूरत ना पड़े। आपने एग्जाम्पल्स, और बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स ही आते हैं, कोई आउट ऑफ द वे कोई एग्जाम्पल नहीं आता है। कॉमन एग्जाम्पल्स आते हैं जो आपने क्लास में भी प्रैक्टिस करोगे, जिनकी क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में भी मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे। तो अगर आपने ये सारी चीजें बहुत रिलीजियसली फॉलो करेंगे, क्लासेस भी अटेंड करी हैं, टेस्ट भी दिए हैं, मॉड्यूल भी आपने एक एक दो बार लगा रखा है, तो आपसे कोई भी एग्जाम्पल मिस नहीं होगा। और इतना अच्छे से हमको प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम्पल देखते ही हमें सोचना ना पड़े, वी ऑलरेडी हैव प्रैक्टिस इट सो मच कि हमें डायरेक्टली आंसर पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनिया बोलते ही सबके दिमाग में आई एम 100% श्योर पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया होगा, राइट। तो अमोनिया किससे मैच हो जाता है, अमोनिया मैच हो जाता है ट्राइगोनल
पिरामिडल से। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, संकरण आएगा इसका sp3, और इसकी जो आकृति आएगी वो त्रिकोणीय पिरामिडीय से मैच हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है BRF5। अच्छा, मैच में अगेन है सेड के आपको जरूरी नहीं है कि लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज आप मैच करो, आप ऊपर नीचे भी जो आपको बेस्ट आता है वो आप मैच कर सकते हो। तो ए का मैच क्या हो जाएगा 1। इनफैक्ट यहीं से ही आपका आंसर, ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस इतने इजी फ्रेम करे गए हैं कि ऑप्शंस देखते ही आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, एंड दैट इज ए का मैच हो रहा है 1 से, तो हमारा मोस्ट लाइकली आंसर क्या होना चाहिए 3rd। बट स्टिल मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले सेशन में भी कहा था, अगर एक ऑप्शन पढ़ते ही या तुरंत ही आंसर आ जाए तो बाकी के ऑप्शंस एक बार जरूर देखना, बाकी के जो मैच हैं वो जरूर एक बार नजर जरूर डालना रैंडमली। जैसे XEF4 सबको पता है स्क्वायर प्लेनर होता है, XEF4 क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, तो सी का मैच क्या होना चाहिए 2। सी का मैच क्या, 2 आप कर लो, 2 कंफर्म कर लो एंड द आंसर विल बी डन। ठीक है, तो इस केस में मुझे लग रहा था कि 3rd आंसर होगा, क्योंकि ए का मैच 1 सिर्फ इसी में गिवन है। इस ऑफ कोर्स आई एम कॉन्फिडेंट कि ए का मैच 1 है, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड फॉर यू आप क्या करोगे, आप एक मैच और करके देख लोगे, तो सी का 2 करते ही हमें हमारा करेक्ट आंसर आ गया। स्टिल हम बाकी के मैच कर लेते हैं। BRF5। अच्छा, XEF4 में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3d2 आएगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, सराउंडिंग एटम्स को देखकर आप शेप निकाल सकते हैं। BRF5 में एक लोन पेयर चल रहा है ब्रोमीन पर, तो इसका आ जाएगा sp3d2, और ये 5 सराउंडिंग एटम रखता है, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, यानी बी का मैच हो जाएगा 4 से। और SF6 में कोई लोन पेयर नहीं है, 6 के 6 क्या है आपके पास बॉन्ड पेयर्स हैं, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या चलेगा sp3d2, और ये कंप्लीट परफेक्ट क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, यानी डी का मैच हो जाएगा 3rd से। तो अमोनिया हो जाएगा त्रिकोणीय पिरामिडीय, BRF5 हो जाएगा आपका वर्ग पिरामिडीय, XEF4 आ जाएगा आपका वर्ग समतलीय, और SF6 आ जाएगा अष्टफलकीय। बहुत क्लियर आपका 3rd ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन देयर इज अ मैच कॉलम। मैंने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं कर दिया ना? यस, अगेन देयर इज अ मैच द कॉलम। आप देखो केमिकल बॉन्डिंग में रिपीटेडली मैच द कॉलम वाले आते हैं, अच्छी बात है क्योंकि बहुत इजी होते हैं। अब इसमें आपसे क्या मैच करने को बोला गया है, अगेन मॉलिक्यूल्स गिवन है, यहाँ पर अणु दिए गए हैं आपको, एक में फर्स्ट कॉलम में, और दूसरे कॉलम में आपको दिए गए हैं कि जो 2 कार्बन परमाणु हैं उनके मध्य आबंधों की संख्या और प्रकार, यानी जो दोनों कार्बन एटम्स हैं, सारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो दोनों कार्बन के एटम हैं उनमें नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या है, कितने बॉन्ड्स हैं, पहली चीज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कितने बॉन्ड्स हैं, और वो सिग्मा या पाई में से कौन से टाइप के, ये दिया गया, विच इज वेरी इजी। ईथेन हमें पता है कैसा है, एल्केन है, एल्केन है तो कार्बन कार्बन इसमें क्या होगा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ए का मैच होना चाहिए 3। ए का मैच क्या होना चाहिए 3, ए का मैच होना चाहिए 3, उससे हमारे पास 3rd और 4th ऑप्शन क्या हो जाते हैं, नॉकआउट हो जाते हैं। ठीक है, इथीन, इथीन एल्कीन है जिसमें आपके पास क्या है C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C, जिसमें एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा पाई होगा, एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा पाई होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, यानी बी का मैच होना चाहिए 4, जो दोनों में गिवन है। ठीक है, छोड़ सकते थे आप ऑल दो। कार्बन मॉलिक्यूल C2, ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हो कि C2 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही हमें समझ में आया कि डबल बॉन्ड है और दोनों ही बॉन्ड्स फॉर अ चेंज कैसे हैं, पाई बॉन्ड्स, विच इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ VBT। VBT यही चीज नहीं समझा पाई थी, तो ये दोनों ही क्या है पाई बॉन्ड्स है। तो C का मैच बच्चों किससे होगा, सेकंड से होगा। जैसे ही आप ये करोगे आपको आंसर दिख जाएगा, बट डी को भी डिस्कस कर लेते हैं। इथाइन, इथाइन मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, एल्काइन में आ गया, एक सिग्मा और 2 पाई हो गए, एक सिग्मा और 2 पाई हो गए, डी का मैच हो जाएगा 1, एंड वेरी क्लियरली आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत इजी मैच है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैच द कॉलम जो अभी तक आप देख पाए हो उसमें जो ऑप्शंस फ्रेम हो रहे हैं, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस बहुत इजी फ्रेम हो रहे हैं कि आपने एक ही मैच कर लिया तब आंसर आ गया, 2 मैच कर लिया आंसर आ गया, बहुत इजी ऑप्शंस आते हैं, तो डरने वाली घबराने वाली कोई भी बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंध के बारे में पूछा गया है कि किसमें प्रेजेंट है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और वो पूछ रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट है। हम सब ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल को पढ़ाए बिना पढ़े बिना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं की जाती है। एंड द वेरी फेमस एग्जाम्पल इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, करेक्ट, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल।
फिनोल. लेट मी राइट दिस ओ स्मॉल वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे. दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मेटा नाइट्रोफिनोल. HF में आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रा की तो कंडीशन ही नहीं बन रही इसमें. ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनोल. ठीक है, तो मेटा और पैरा में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर होती है. HF में इंटरमॉलिक्यूलर होती है. केवल और केवल किस में होती है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड हेंस इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं. करेक्ट. तो ये एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है जो आपको पढ़कर नहीं भी गए होगे ना तो भी क्लास का याद होगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है इसका आंसर आ जाएगा. सो दिस बिकम्स द आंसर, थर्ड ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर आपको निकालना है. 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं. पहला है डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3. अब अगर आपने NCERT पढ़ी हो तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया NCERT में कि NF3 और NH3 में डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन कैसे करना है. देखो अगर दोनों को देखा जाए NH3 और NF3 तो दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड देयर इज वन लोन पेयर. NH3 में भी और NF3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पिरामिडल इनकी ज्योमेट्री आ जाती है और एक क्या आ जाता है, लोन पेयर आ जाता है. और यूजुअली जब हम पहली बार इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं ना, जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया नहीं गया होता, हमें लगता है कि अरे फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो NF3 शुड बी मोर पोलर देन NH3. ऐसा हमें लगता है बट डेफिनेटली यहाँ पर लगने से काम नहीं चलेगा. हमको डाइपोल मोमेंट में क्या देखना पड़ता है, बॉन्ड मोमेंट्स एंड ऑर्बिटल मोमेंट के डायरेक्शंस, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फिर रिजल्टेंट देखना पड़ता है. तो अगर आप N और H में बॉन्ड मोमेंट देखोगे तो N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स N होगा. तीनों में ही टुवर्ड्स N होगा. इन तीनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से निकलेगा. और जब लोन पेयर की आप बात करते हो, ऑर्बिटल मोमेंट की बात करते हो, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लोन पेयर, है ना. चार्ज डेंसिटी हाई रहती है वहां पर. तो आप इसमें देखो कि बॉन्ड मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे. यही चीज अपन NF3 में देखते हैं ना. फ्लोरीन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो जो बॉन्ड मोमेंट आएगा वो टुवर्ड्स फ्लोरीन आएगा और इन तीनों का रिजल्टेंट समहाउ नीचे आएगा. ऑर्बिटल मोमेंट तो टुवर्ड्स लोन पेयर रहेगा. आप ये क्लियरली देख सकते हो कि NF3 में जो दोनों जो बॉन्ड मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है. एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, बॉन्ड मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि बॉन्ड पेयर यानी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रभाव एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या होगा, लोन पेयर से क्या होगा, डिफरेंट होगा. ये बॉन्ड पेयर का इफेक्ट है. ये जो आप देख रहे हो बॉन्ड मोमेंट, ये बॉन्ड पेयर की वजह से और ये लोन पेयर की वजह से. और बॉन्ड पेयर लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स लोन पेयर का इंपैक्ट हर चीज में ज्यादा होगा, चाहे वो रिपल्शन हो, चाहे वो पोलैरिटी हो, हर चीज में लोन पेयर का इंपैक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. तो ये रिड्यूस करेगा इसको, ये इसकी वैल्यू को कम करेगा, जीरो नहीं कर सकता. इसका मतलब दोनों क्या है, पोलर हैं. दिस इज ऑल्सो पोलर एंड दिस इज ऑल्सो पोलर, दोनों ही पोलर हैं, बट इसमें पोलैरिटी क्या है, डेफिनेटली ज्यादा है. तो पहला जो स्टेटमेंट अपना था वो क्या गिवन है, गलत दिया हुआ है. यहां पर ये ग्रेटर जो बात लिखी गई है, दिस इज रॉन्ग. वो कह रहे हैं करेक्ट आंसर निकालो. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है 3 कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल मतलब रेजोनेटिंग फॉर्म्स, तो ये रेजोनेंस का क्वेश्चन आ गया, अनुनाद का. 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन CO3 और अगर आपने इस चीज को प्रैक्टिस करा हो तो आप तुरंत समझ पाएंगे कि यस दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, कि अगर आप CO3 के अनुनादी संरचना यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल फॉर्म्स बनाते हो, हाइब्रिडाइजेशन बीइंग sp2, इसमें क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन बीइंग sp2, इसमें क्या आएगी, त्रिकोणीय समतलीय यानी ट्राइगोनल प्लेनर इसमें ज्योमेट्री आएगी. 2 सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगे, एक डबल बॉन्डेड होगा. तो सपोज मैंने ये वाला डबल बॉन्डेड लगा दिया, ये सिंगल बॉन्डेड, और जब आप सिंगल बॉन्डेड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा. नाउ दिस पाई बॉन्ड विल डीलोकलाइज, इसी को ही रेजोनेंस बोला गया है. ये सिंगल बॉन्डेड कर दो, ये डबल बॉन्डेड कर दो, ये सिंगल बॉन्डेड कर दो. करेक्ट. तो जब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि यहां पर 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बन रहे हैं. 3 इसकी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी और कोई चौथा स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनेगा. इट मींस ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट दिया गया है ये करेक्ट है, बट स्टिल लेट्स चेक थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट एज वेल. 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन. ओजोन में 3 स्ट्रक्चर संभव ही नहीं है. ओजोन इज O3.
एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ आप क्या लगाओगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या आप सिंगल बॉन्ड लगाकर आप फॉर्मल चार्ज भी लगा सकते हो। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो दो ही स्ट्रक्चर बन पाएंगे ना भाई, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड उधर चला जाएगा, ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स तो बन ही नहीं सकते, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, बिल्कुल गलत बात। BF3 में पहली चीज कोई लोन पेयर नहीं है, तीनों फ्लोरीन एटम्स हैं और वहां पर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। तो BF3 में जो रिजल्टेंट निकलेगा तीनों बॉन्ड मोमेंट्स का, वो कैसा होगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बॉन्ड मोमेंट इस तरफ, ये बॉन्ड मोमेंट इस तरफ, ये बॉन्ड मोमेंट इस तरफ, सारे सराउंडिंग एटम्स बराबर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। एक ही पॉइंट से निकलने वाले वेक्टर्स क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं। सारे बॉन्ड एंगल्स क्या है, बराबर हैं। कोई भी आप किसी भी कंडीशन से देख सकते हो, यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। नॉन जीरो मतलब वो पोलर है और ये कैसा है, नॉन पोलर। इसका म्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। हेंस अपना जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो करेक्ट आंसर बन जाता है सेकंड, ठीक है। एक बार हिंदी में भी मैं इसको रीड कर देती हूँ। NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण NH3 के द्विध्रुव आघूर्ण से अधिक होता है, ये गलत बात है, कम होता है। CO3 आयन के लिए 3 विहित रूप आरेखित किए जा सकते हैं, मतलब 3 आप अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं, जो सही है, मैंने बनाकर बताई अभी। ओजोन के लिए 3 अनुनाद संरचनाएं आरेखित की जा सकती है, नहीं 2 ही की जा सकती हैं। BF3 का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, ये गलत है, शून्य ही होता है क्योंकि उसमें सारी चीजें क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो आपसे गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। PCl5 के बारे में गलत कथन चुनिए, करेक्ट। इस बार मैं हिंदी में करती हूँ। PCl5 में 2 भिन्न Cl-PCl आबंध कोण होते हैं, आबंध कोण मतलब बॉन्ड एंगल्स। तो वो कह रहे हैं PCl5, पहले तो इस ऑप्शन को पढ़ने के पहले आप क्या करना, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज की ही बात की गई है और स्पीशीज की बात की गई है, आपको ऑप्शन देखकर समझ में आ रहा है भाई उसके बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, उसके ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से कुछ किया गया है, राइट। तो आप सबसे पहले अपने लेवल पर ये चीज कर लो। तो PCl5 की यदि बात करोगे, लेट मी टेक इट ऑन द नेक्स्ट ब्लैंक स्लाइड। अगर आप PCl5 की बात करोगे तो PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, 5 और 5 10, यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। 5 सिग्मा 0 लोन पेयर के हिसाब से स्टेरिक नंबर 5 लेते हुए, और 5 सराउंडिंग एटम्स हैं तो इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, करेक्ट। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी संरचना आ जाएगी। ड्रॉ यदि आप करो तो फास्फोरस आ जाएगा सेंटर में, ये आ गया एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, ये तो आ गए आपकी इक्विटोरियल पोजीशन पे, निरक्षीय स्थान पर, जहां पर एंगल कितना चलता है, 120 डिग्री का एंगल चलता है सब में आपस में। और ये 2 क्लोरीन कहां पर आएंगे, एक्सियल पोजीशन यानी अक्षीय स्थान पर, जहां पर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री समतल से यानी प्लेन से 90 डिग्री पर ही आ जाएंगे बॉन्ड एंगल, करेक्ट। तो ये इस तरीके से त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति इसकी बन जाएगी। अब स्टेटमेंट्स पढ़ो, अब तुम्हारे लिए बहुत इजी है स्टेटमेंट्स को जज करना, और क्वेश्चन कह रहा है गलत को चुनना है आपको, इनकरेक्ट को। तो पहला है PCl5 possesses 2 different Cl-PCl बॉन्ड एंगल्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर Cl-PCl 120 भी दिखाई दे रहा है, Cl-PCl 90 डिग्री भी दिखाई दे रहा है, Cl-PCl आपको 180 भी दिखाई दे रहा है। तो PCl5 possesses 2 different Cl-PCl bond angles। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 90 डिग्री भी दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 120 भी दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको दोनों एक्सियल को यदि मैं देखूं Cl-PCl तो 180 भी हमें दिखाई दे रहा है, करेक्ट। ऑल 5 पर अगर आप बॉन्ड एंगल्स की बात करते हो ना, देन फिर आप 180 को कंसिडर नहीं करोगे। ऑल 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ, गलत, क्योंकि आपने बात पढ़ी होगी कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, PCl5 की बात कर रही हूँ, एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, थोड़े से लंबे हो जाते हैं रिपल्शन को कम करने के लिए। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। जो अक्षीय जो बंध हैं वो थोड़े से बंध लंबाई में अधिक होते हैं प्रतिकर्षण को कम करने के लिए निरक्षीय बंध की तुलना में। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका गलत। ऑल PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ, ये इनकरेक्ट हो जाएगा एंड दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। यहां पर मैं एक चीज दोबारा क्लियर कर देती हूँ, PCl5 possesses 2 different
Cl PCl बॉन्ड एंगल्स में आप 120 नहीं लोगे। आप दो जो पोजीशंस होती हैं बच्चे, ये आप ना गलती कर देते हो, दो पोजीशंस आपको कौन सी लेनी, इक्वेटोरियल को देखो और एक्सियल को। आप एक्सियल और एक्सियल को मत देखना, आप एक इक्वेटोरियल पोजीशन को देखो, क्योंकि पोजीशन वाइज अगर आप देखोगे तो विद इन द प्लेन बॉन्ड बन रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, विद इन द प्लेन बॉन्ड बन रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बॉन्ड बन रहा है, तो 90 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल इसमें कंसिडर किए जाएंगे। PCl5 एग्जिबिट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हमने देख लिया है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ये वाला भी स्टेटमेंट सही हो जाता है। PCl5 कंसिस्ट्स ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स, तो पांचों के पांचों सिंगल बॉन्ड्स हैं और ये सारे के सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। मैंने यही आपको कहा कि इसमें 5 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसमें बच्चों ने जो गलती करी है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही करी है, जहां पर उन्होंने 90, 120 और 180 तीनों एंगल्स कंसिडर कर लिए थे और उन्हें लगा था कि अरे इसके तो दो आंसर होने चाहिए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, बट ऐसा नहीं है। जब भी आप एंगल की बात करते हो या आप बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हो, तो आप पोजीशन वाइज देखना कि विद इन द प्लेन क्या है और प्लेन के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको प्लेन के रिस्पेक्ट में बात करनी है बेसिकली बॉन्ड एंगल की जब आप बात करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एंड इट सेज अगेन डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बहुत कॉमनली आस्क्ड है, हाइब्रिडाइजेशन पर क्वेश्चन आते हैं, डायपोल मोमेंट पर क्वेश्चन आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर क्वेश्चन आते हैं। ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली आपको ऑन एंड ऑफ हर दूसरे साल या इनफैक्ट हर साल आपको मिल जाएंगे। ये भी नीट 2024 इनफैक्ट री नीट का क्वेश्चन है, जब नीट दोबारा किया गया था उसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। नॉन जीरो मतलब विच इज पोलर, बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया गया है, सिंपली ये पूछा जा सकता था कि इनमें से कौन पोलर है, बट पोलर ना बोलकर वो कह रहा है नॉन जीरो, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसी लैंग्वेज बनाई गई है। नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, CCl4 कैसा है, नॉन पोलर है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ये Cl है ना, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है और इसमें सारे सराउंडिंग एटम सेम, सारे बॉन्ड एंगल सेम, एक भी पॉइंट से निकलने वाले सारे वेक्टर्स कैंसिल आउट होंगे, ये नॉन पोलर हो जाएगा, यानी इसका म्यू कैसा होगा, 0 होगा। HI में केवल एक डायटोमिक है, तो HI में एक ही बॉन्ड है और H और I की EN में डिफरेंस है, तो इसमें क्या आएगी, पोलैरिटी आएगी और इसका म्यू 0 नहीं आएगा, ऑल्दो बहुत ज्यादा पोलर नहीं है बट स्टिल पोलर है। CO2 विल बी नॉन पोलर, इसका म्यू 0 आएगा क्योंकि इसकी लीनियर ज्योमेट्री है इस तरीके से, कोई लोन पेयर नहीं है। अगर आप बॉन्ड मोमेंट्स का डायरेक्शन देखोगे तो बॉन्ड मोमेंट्स 180 डिग्री पर आ रहे हैं और कैंसिल आउट हो जाएंगे। CCl4 टेट्राहेड्रल है इस तरीके से, इसका भी रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। BF3 मैंने अभी बता दिया नॉन पोलर है, इसका म्यू कैसा है, 0 है। तो वो कह रहा है नॉन जीरो किसका, यानी पोलर कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा अणु अशून्य द्विध्रुव आघूर्ण मान रखता है, आंसर क्या आएगा, HI आएगा, जो अशून्य मतलब नॉन जीरो द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, विच मीन्स इट इज पोलर, यानी वो ध्रुवीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, बट डेटा देखकर घबराना मत, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें डेटा रटना नहीं है, चाहे बॉन्ड लेंथ का डेटा हो, चाहे बॉन्ड एनर्जी का डेटा हो, चाहे इस तरीके से जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा हो गया, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का हो गया, ये सब हमें डेटा रटना नहीं है। आपको जो डेटा याद करना है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा याद करना है और बाकी कॉन्सेप्ट्स को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ तो आपको मॉलिक्यूल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी बॉन्ड एंथैल्पी यानी बंद ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में आपको दे रखी है। अब अगर आप देखो तो HCl सिंगल बॉन्डेड है, N2 ट्रिपल बॉन्डेड है, H2 सिंगल बॉन्डेड है और O2 कैसा है, डबल बॉन्डेड है। लेट मी टेक इट ऑन द नेक्स्ट ब्लैंक स्लाइड। HCl इज सिंगल बॉन्डेड, N2 इज ट्रिपल बॉन्डेड, उसके बाद H2 है सिंगल बॉन्डेड और O2 कैसा आ गया, डबल बॉन्डेड आ गया। करेक्ट। अब आप यदि देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि N2 की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो N2 की बॉन्ड एनर्जी की यदि मैं बात करूं, बंद ऊर्जा की बात करूं, तो N2 की बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। उसके बाद डेटा आना चाहिए O2 का डबल बॉन्डेड। अब ये दोनों सिंगल बॉन्डेड है,
H2 और HCl क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, बट बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी जो निकलेगी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ से निकलेगी ना, बॉन्ड ऑर्डर से निकलेगी। जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से आप निकाल सकते हो। और बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर कैसे देखी जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग से, अतिव्यापन की क्षमता से देख सकते हो। तो आप ये देखो कि यहाँ पर किसकी ओवरलैपिंग है, 1s और 1s की ओवरलैपिंग है। कोश संख्या यानी शेल नंबर क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का 1s यूज हो रहा है और क्लोरीन का क्या यूज हो रहा है, 3p। तो इसमें ओवरलैपिंग 1s 3p की ओवरलैपिंग है, और यहाँ पर ओवरलैपिंग 1s और 1s की ओवरलैपिंग है। आपको पता है जब शेल नंबर छोटा होता है, जब कोश संख्या कम होती है, तो ओवरलैपिंग की जो स्ट्रेंथ है, अतिव्यापन की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। जितनी अतिव्यापन की क्षमता ज्यादा होगी उस हिसाब से बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध सामर्थ्य बढ़ेगा और बंध ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। या तो ऐसे देख लो, या आप साइज से देखो कि इसमें दोनों छोटे एटम से, बात वही है, घुमा फिरा कर बोलो। तो O2 के बाद क्या आना चाहिए, O2 के बाद H2 आना चाहिए, और H2 के बाद क्या आना चाहिए, HCl आना चाहिए। अब वंस यू डिसाइडेड दिस ऑर्डर, आप अपने आप डेटा इसका मैच कर लो। N2 का डेटा सबसे ज्यादा होना चाहिए, नहीं, N2 का मैच होना चाहिए थर्ड, यानी B का मैच होना चाहिए थर्ड, D का मैच होना चाहिए थर्ड। तो ये और ये क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। उसके बाद O2 का इसके बाद आना चाहिए तो 498 है ना, 498। O2 का मैच होना चाहिए 2 से, यानी D का मैच होना चाहिए 2। तो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा आपका, इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बाकी भी मैच कर लेते हैं। मैंने कहा N2 और O2 के बाद क्या आना चाहिए, H2 आना चाहिए, यानी H2 C का मैच होना चाहिए 1 से, है ना, C का मैच होना चाहिए 1 से, और A लास्ट में HCl आना चाहिए। आप देखो HCl और H2 की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, A का 4, B का आपका आ जाएगा 3, C का 1 और D का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब डेटा का क्वेश्चन आ जाए, बहुत बार पीरियोडिक टेबल में भी डेटा देते हैं, जैसे साइज का डेटा आपको दे दिया, तो वहां पर ये मत सोचना कि अरे मैंने तो डेटा याद ही नहीं किया, हमें तो बोला तो गया था कि डेटा याद नहीं करना। डेटा याद नहीं करना, अगर डेटा का क्वेश्चन आ भी रहा है तो भी आप उसको किससे सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहा है ये, एंड दिस इज नीट 20, आई कैन नॉट सी द, ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है 22 का या 23 का है, ये कह रहा है कि नीट 23 का है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसने ना आपको 5 फोर्सेस दे रखे हैं, ABCDE 5 फोर्सेस दे रखे हैं। वो कह रहा है इनमें से कौन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इंक्लूड होता है। हिंदी में रीड करते हैं अपन इसको, अंतराण्विक बल अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल होते हैं जिनमें सम्मिलित हैं। मतलब इनमें से जो 5 आपको ये बल दे रखे हैं, इनमें से कौन से बल किसमें है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल में सम्मिलित किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। तो डायपोल फोर्सेस डेफिनेटली आता है। डायपोल फोर्सेस को ही क्या बोला जाता है, कीसम फोर्सेस बोला जाता है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी आता है, जिसको अपन डिबाय फोर्स बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आता है, जब कीसम फोर्स बहुत ज्यादा 8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी से ज्यादा ऑक्यूपाई मतलब एनर्जी होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ कोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में नहीं आता, वो तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड है। और डिस्पर्जन फोर्सेस, जिनको अपन क्या बोलते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल वाला फोर्स, हिंदी में इसको बोला जाएगा परिक्षेपण बल। तो ये सारे ही, या किरणन बल, ये क्या हो जाएंगे, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। कोवलेंट बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, तो डी छोड़ दो। A, B, C एंड E, कहाँ ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, A, B, C एंड E आर करेक्ट। ये आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो द्विध्रुव बल आपके अंतराण्विक में आ जाएगा। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, जिसको डिबाय बल बोला जाता है, वो भी अंतराण्विक में आएगा। हाइड्रोजन आबंधन भी आपका अंतराण्विक में आएगा। सहसंयोजी आबंधन अंतराण्विक बल के रूप में नहीं आता है, और प्रकीर्णन बल भी आपका किस में आ जाएगा, अंतराण्विक बल में आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर आ गया अपना A, B, C और E, D को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए इजी सा क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन नीट 2023 का क्वेश्चन है। आप ये देखो कि लगभग करेक्ट और इनकरेक्ट आपका क्या आ रहा है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा ये बच्चों के लिए। जितनों ने करेक्ट किया उतनों ने ही इनकरेक्ट किया, एंड थोड़ा सा जो है उससे कम परसेंटेज है, बट हाई परसेंटेज ऑफ बच्चों ने उसको क्या कर दिया, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया। हालांकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। देखिए क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग, ये आपको कुछ यहाँ पर स्पीशीज गिवन है। अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज
not having 8 electrons around central atom in its outermost shell। आपको वो नंबर बताना है कि ये जो गिवन स्पीशीज हैं, ये जो प्रजातियां आपको दी गई है यहाँ पर, इनमें से कितनी प्रजातियां हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि इसमें हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 8 से कम लेना है या 8 से ज्यादा। वो कह रहे हैं 8 नहीं है। अब चाहे 8 से कम हो चाहे 8 से ज्यादा हो, आपको उनको कंसिडर करना है। तो सबसे पहला आ गया NH3। NH3 में NH3 की यदि बात करें तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 5। और इसने सिग्मा बॉन्ड्स बनाकर अक्वायर कितने करे? अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं तो ये तो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग में देखूं तो इसने 3 बॉन्ड्स बनाए, तो इसके कितने हो गए? 8। 5 इसके खुद हैं, 5 और एक हाइड्रोजन का शेयर किया तो 5 + 3 कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये तो 8 वाला है, इसको काउंट नहीं करना है। तो इस पर मैं क्रॉस लगा देती हूँ कि भाई ये काउंट नहीं हो रहा है। या अगर आप कंफ्यूज हो जाओ ऐसे तो हम इसको ये कर देते हैं कि भैया इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट, OC लिख देते हैं। AlCl3 सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अगर मैं AlCl3 में देखूं तो एल्यूमिनियम के पास खुद के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 3। उसने 3 बॉन्ड्स बनाए तो इसका 6th कंप्लीट हो रहा है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? नॉट वाला हो गया, है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऐसे लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में। BeCl2 में भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि BeCl2 की यदि आप बात करो तो इसके आउटरमोस्ट में आ गए 2 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसने बॉन्ड बनाए, इस बेचारे के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। CCl4 में 4 और 4 8, ये ऑक्टेट कंप्लीट दिखाएगा आपको। अगर CCl4 की बात कर ले तो कार्बन के पास 4 खुद के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 उसने बॉन्ड बनाकर बंधित युग्म के रूप में ले लिए, तो इसके पास क्या आ गया? 4 और 4 8 हो गए। PCl5 में ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मतलब नॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला ही ऑप्शन होगा, इसमें ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है ना, इसमें 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं 8 ना हो। अब आपको कम वाले भी कंसिडर करने और आपको ज्यादा वाले भी कंसिडर करने। तो अगर मैं PCl5 का भी यहाँ पर इंक्लूड कर दूं तो फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए और उसने 5 क्या कर दिए? बॉन्ड बना दिए। तो ये आ गया 6 इलेक्ट्रॉन वाला, ये आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वाला यानी 8 से कम, और ये आ गया 8 से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन वाला। तो 3 स्पीशीज हैं जिनका क्या है? 8 से 8 नहीं है ना। वो ये नहीं कह रहा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, ऑक्टेट से कम है, 8 से कम है, 8 से ज्यादा। वो तो कह रहा है 8 नहीं है। तो 8 नहीं है के हिसाब से आपको 3 स्पीशीज यहाँ पर नजर आ जाएंगी और आंसर क्या हो जाएगा? 3rd आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें अगर आप अनअटेम्प्टेड का परसेंटेज देखोगे तो काफी हाई है। हाई इसलिए है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। सीक्वेंस आप याद करके बैठे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, आपने सीक्वेंस याद कर रखी है, आपको सिर्फ सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है। सिर्फ जहां दिक्कत आई होगी बच्चों को, जैसा कि मैं अज्यूम कर सकती हूँ, क्यों अनअटेम्प्टेड छोड़ा होगा? क्वेश्चन के ऑप्शंस देखने में बड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। आप इसको चाहे ऑन पेपर्स भी देखना, आपके मॉड्यूल में PYQ की एक्सरसाइज दे रखी है ना, आप इसको ऑन पेपर्स भी देखोगे ना, आपको एक बार में देखने में ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगे। और जहां पर ऐसी कंफ्यूजिंग, पेशेंस तो होता नहीं है, हमारी घबराहट तो चली रही होती है, नीट के एग्जाम में टाइम निकल रहा है और हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो आप ऑप्शंस कितने कंफ्यूजिंग है, इसलिए शायद बच्चों ने इसको छोड़ दिया होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2। N2 मॉलिक्यूल में वो आपसे पूछ रहा है कि सीक्वेंस आइडेंटिफाई करो। अब आइडेंटिफाई करनी है सीक्वेंस, ना तो कुछ उसका कैलकुलेशन करना है, ना ही कुछ, सीक्वेंस हमको याद होती है। कंफ्यूजन जब आपके पास, देखो क्वेश्चन करने के ना अलग अलग तरीके हैं, हर क्वेश्चन को आप एक तरीके से नहीं कर सकते। अब ये मुझे दिख गया कि सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं, और अगर मैं ऑप्शन पढ़ने बैठूंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, शायद बच्चों के साथ यही हुआ होगा। तो जब दिख रहा है कि सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी तो ऑप्शन नहीं पढ़ने, अपने आप को कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट नहीं डालना। वो सीधे सीधे आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया N2 मॉलिक्यूल में सीक्वेंस बताओ। अब N2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 14, और सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हो। जब 14 के बराबर या 14 से कम
कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप sp मिक्सिंग वाली सीक्वेंस लगाते हो। अगर आपने कोड से याद किया हुआ है तो 21 वाली सीक्वेंस आप लगाते हो। इसका मतलब सीक्वेंस आएगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होती नहीं है, यहाँ तक तो सेम रहता है। उसके बाद ट्रिक लगाते हुए, कोड लगाते हुए पहले 2 ऑर्बिटल लिखने हैं, यानी क्या आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है। और फिर आएगा सिग्मा 2pz, एक ऑर्बिटल आएगा, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद तो नॉर्मल बराबर आ जाता है पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब अगर आपने ये सीक्वेंस ऐसे लिख ली तो आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देते हुए करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। पाई वाले पहले आएंगे, सिग्मा वाला बाद में आएगा। पाई वाले पहले आएंगे, सिग्मा वाला बाद में आएगा। सीधे सीधे 4th ऑप्शन मेरे को नजर आ जाएगा। पाई वाले पहले आएंगे, पाई वाले पहले आएंगे, सिग्मा वाला बाद में आएगा, गलत। पाई वाले पहले आएंगे, सिग्मा वाला बाद में आएगा, गलत। पाई वाले पहले आएंगे, सिग्मा वाला बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ गड़बड़ कर दी, ठीक है, ये गड़बड़ कर दी। और पाई बॉन्डिंग पहले आएगा, फिर सिग्मा बॉन्डिंग आएगा, फिर पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग आएगा, फिर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन इजी है। द ओनली डिफिकल्ट पार्ट वाज कि सारे ऑप्शंस एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और इसलिए बच्चों को लगा कि ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग रहा है और उन्होंने छोड़ दिया। बट क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, इट इज वेरी वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का, अगेन बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है मुझे, मैग्नेटिक बिहेवियर दिख रहा है, यानी ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट्स, 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। C2 अणु में इसके 2 अपभ्रष्ट पाई आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लेट्स टेक इट ऑन द अदर स्लाइड। C2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें 12, 6 + 6। इसमें भी वही सीक्वेंस फॉलो होगी जो आपने नाइट्रोजन के केस में फॉलो करी है। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। 12 में से 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब पहले आप पाई को भरोगे तो पाई 2px बराबर पाई 2p y, ये दोनों आ गए आपके डीजेनरेट। वो इन्हीं की बात कर रहा है। अपभ्रष्ट या संभ्रष्ट जो बोला गया है वो इन्हीं को ही बोला गया है। 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचे कितने 4, तो 2 इसमें 1 1 1 1 ऐसे भरा जाएगा। 2 इसमें आएंगे टोटल और 2 इसमें आएंगे। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि C2 मॉलिक्यूल में उसके जो डीजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो बात सही है, हमने सीक्वेंस में देख लिया कि इसके जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं डीजेनरेट उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। H2+ आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है। H2+ यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके, तो ऑफकोर्स उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही। H2+ आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट। O2+ आयन इज डायामैग्नेटिक, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की पहचान बहुत इजी है, जो मैंने आपको क्लास में भी समझाया था। और बहुत सिंपल सी ट्रिक है जब आप इसको बताते हो कि अगर आपको पैरामैग्नेटिक स्पीशीज बतानी है तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज के लिए क्या करना है आपको। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कब आएगी, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, या तो ऑड हो या फिर 10 16 32 है, तो क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक आ जाएगी। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाए, इवन नंबर आ जाए, है ना, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट 10 16 32, तो क्या आ जाएगा, डायामैग्नेटिक स्पीशीज आ जाएगी, करेक्ट। यहां पर याद रखना एक्सेप्ट 10 16 32, क्योंकि वो ऊपर हमने पैरामैग्नेटिक में ले लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस अगर आपको इतना याद है तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो। अब वो आपसे किसकी बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है O2+ की। वो आपसे किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है O2+ की, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, O2+ की बात कर रहा है। O2+ में आपके पास आ गए 15 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑड नंबर आ गया, तो ये स्पीशीज कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। तो वो क्या कह रहा है भैया, वो कह रहा है O2+ इज डायामैग्नेटिक, ये इनकरेक्ट है।
तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। वो कह रहा है O2 प्लस आयन प्रति चुंबकीय होता है, नहीं वो अनुचुंबकीय होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, तो ये हो गया गलत। फोर्थ ऑप्शन भी फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2 प्लस, O2, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस आर 2.5, 2, 1.5 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। ये जो आपको प्रजातियां दी गई हैं इनके आबंध क्रम की बात कर रहा है कि वो क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली इतना है। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। बॉन्ड ऑर्डर की भी अगर आपको ट्रिक याद हो तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15, 16, 17 और 18, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आपको ट्रिक याद हो, जो मैं आपको अभी दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। ट्रिक अगर रिवाइज की जाए तो हम यही बना लेते हैं ट्रिक को। देखो ये अगर याद हो तो इस तरीके से ट्रिक आती है, ऐसे दो आप पहाड़ बना लो बराबर बराबर से और एक बड़ा पहाड़ बना लो, बस पहाड़ पे चढ़ना है उतरना है। और तुम्हें क्या चाहिए भैया इनऑर्गेनिक को ईजी बनाने के लिए? पहाड़ों पे चढ़ा रहे हैं हम, उतार रहे हैं, खत्म। तो ये आ गए आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 0, 1, 2, 1 के आगे आएगा 3, ठीक है, 0 के साथ आएगा 4, 1, 3 के आगे आएगा 5, 2 के आगे आएगा 6, 5, 7, 8, 5, 7, 9, 2, 6 के आगे आएगा 10, 11, 12, 13 और बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा 14, 13 के आगे 15, 12 के आगे 16, 11 के आगे 17, 10 के आगे 18, 9 के आगे 19 और लास्ट में आ जाएगा 20। अब तुम देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्पीशीज गिवन है उनमें देखो और बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड कर लो। दिस बिकम सो सिंपल। 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3, इतना ही याद रखना है। फिर 0.5 कम करते जाओ। तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास? O2 प्लस में आपके पास है 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से कितना आ गया? 2.5, ठीक है। फिर O2 में आपके पास कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से क्या आ गया? 2। फिर आपके पास O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 17 के हिसाब से कितना आ गया? 1.5। और O2 2 माइनस में आपके पास आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से कितना आ गया? 1। तो देखो ये आ गया 0.5, ये आ गया 0। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप बहुत आसानी से क्या कर लोगे? करेक्ट आंसर बता दोगे कि भाई हाँ ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये कैसा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3, राइट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम, सबसे ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब इसमें जो गलती आप करते हो वो ये करते हो कि आप केवल और केवल किसको देखते हो? आप सेंट्रल एटम को देखते हो। केवल और केवल किसको देखते हो? सेंट्रल एटम को देखते हो। तो अगर आप सेंट्रल एटम को देखोगे तो आंसर आपका गलत आएगा। उसने कहीं भी क्वेश्चन में सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु मेंशन नहीं किया हुआ। वो कह रहे टोटल आपको देखना है लोन पेयर किसमें मैक्सिमम आ रहा है। अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। वो ये नहीं कह रहा कि सेंटर को देखो, वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सराउंडिंग, वो तो पूरे स्पीशीज की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको खुद को अज्यूम नहीं करना कि अरे वो तो सेंट्रल की बात कर रहा है, नहीं, वो तो पूरी स्पीशीज की बात कर रहा है। वो सेंट्रल और सराउंडिंग सबकी बात कर रहा है। तो आयोडीन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर चल रहा है। आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक लोन पेयर चल रहा है और 5 फ्लोरीन है। मेरे बच्चों इस बात को समझो कि पांचों फ्लोरीन के पास भी 3-3 लोन पेयर हर किसी के पास होंगे। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, सिंगल बॉन्ड उसने बना रखा है, करेक्ट। तो उसके पास कितने बच गए? 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ना, 3 लोन पेयर। तो हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर चल रहे हैं। ये ऐसे देखना है आपको। यहाँ पर SF4 में 1 लोन पेयर सल्फर के पास चल रहा है, तो 1 और क्या आ जाएगा? 4 × 3 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। XeF2 में आपके पास जो लोन पेयर चल रहे हैं जेनॉन के पास वो 3 लोन पेयर हैं, 3 + 2 × 3। और इसमें क्या आ जाएगा? क्लोरीन के पास कितने आ गए आपके पास? क्लोरीन के पास आ गए 2 लोन पेयर, 7 में से 3 बॉन्ड में चले गए, 4 बच गए, तो 2 लोन पेयर आ गए और साथ में 3 × 3 करोगे। अब आप देखो सबसे ज्यादा आपके पास जो आंसर आएगा वो पहले वाले में आएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? आप ना सेंटर वाले को देखते हो। सेंटर वाले को देखोगे तो आंसर गलत निकालोगे।
राइट। तो ये वाला जो है ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा, आपको टोटल को देखना है और तब आपको क्या करना है, लोन पेयर रिपल्शन निकालते हुए आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन मैच द कॉलम, बहुत इजी। PCL 5 हम अभी कर चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी और ज्योमेट्री भी। तो PCL 5 में आ जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी ए का मैच होगा 4 से, ए का मैच होगा 4 से। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद बी दोनों में थर्ड दे रखा है, छोड़ दीजिए, सी और डी में से कुछ मैच कर लीजिए। BRF 5 भी अभी अपन ने मैच किया था, क्या आता है, स्क्वायर पिरामिडल, तो सी का मैच हो जाएगा 1। BF 3 भी बता दिया मैंने आपको, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो डी का मैच हो जाएगा 2। तो उस हिसाब से यदि आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। PCL 5 कैसा है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। SF 6 कैसा है, अष्टफलकीय, ये भी पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं अपन। BRF 5 कैसा है, वर्ग पिरामिडीय, ये भी कर चुके हैं। BF 3 कैसा है, त्रिकोणीय समतलीय। ये सारी स्पीशीज अपन ने डिस्कस कर रखी है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फर्दर समझा नहीं रही हूं। इनको मैच करके हम सीधे सीधे आंसर निकालेंगे, अपना आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BF 3 का क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं BF 3 इज प्लेनर, सही बात है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बिल्कुल सही, 3 और 3 6, इसका भी 6 स्टेट कंप्लीट हो रहा है बोरॉन का। सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 नहीं हो रहे। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, वो अब सेंट्रल एटम की बात कर रहा है। अब उसने मेंशन कर दिया कि आपको क्या करना है, बोरॉन की बात करना है। तो BF 3 एक समतलीय एवं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास। केंद्रीय परमाणु का संकरण एवं उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। तो वो ये 2 चीजें पूछ रहा है, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे BF 3 की यदि अपन बात करेंगे तो BF 3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री आ गई, सिग्मा इसके पास आ गए 3 और लोन पेयर इसके पास हो गए 0, 6 इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और 3 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लोन पेयर इसके पास है नहीं। तो sp2 एंड 6, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत 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 ही सिंपल क्वेश्चन, ये भी मैंने लिख दिया कि ठीक है, आपको ये लगे कि मैम तो डायरेक्ट आंसर बता रही हैं। तो वैसे ये सारे क्वेश्चन जो है टिक 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 वाले क्वेश्चन है, अगर आपने बहुत अच्छे से इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिस भी करी है और रिविजन की है तो आपको ऑप्शन मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। आप इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं इन सारे एग्जाम्पल्स को कि आपको तुरंत इसका आंसर समझ में आने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अगेन डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन आ गया। डायपोल मोमेंट बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नॉन पोलर है ना, पहले नॉन जीरो पूछा था तो कंफ्यूज मत होना। नॉन पोलर यानी म्यू जीरो किसका आ रहा है ना, दिए गए अणुओं में से कौन अध्रुवीय। अध्रुवीय, अध्रुवीय का मतलब म्यू क्या आना चाहिए, 0। नॉन पोलर का मतलब म्यू क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अब आप देखोगे यदि NO2 में, तो NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, विषम इलेक्ट्रॉन अणु है NO2, यानी इसके पास क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, एक विषम इलेक्ट्रॉन होता है, उस वजह से ये पोलर आएगा। प्लस N और O की पोलैरिटी, बॉन्ड की पोलैरिटी भी आएगी, तो इसका म्यू 0 नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है और N और O के बॉन्ड को देखते हुए इसका म्यू 0 नहीं होगा, ये V शेप है, तो कैंसिलेशन वाली बात कोई नहीं है। POCl3 में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सराउंडिंग एटम ही डिफरेंट हो गए। तो एक तरफ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड वर्क कर रहा होगा और दूसरी तरफ फॉस्फोरस और क्लोरीन के, कैंसिल आउट तो हो ही नहीं सकते ना, बॉन्ड मोमेंट्स कैंसिल आउट तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो इसमें सराउंडिंग एटम डिफरेंट होने की वजह से ये भी पोलर आएगा, इसमें म्यू क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आएगा। CH2O अगेन आप अगर C को कंसिडर करते हो तो भी आपके पास डिफरेंट एटम, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन आ जाएगा, ये भी कैसा आ जाएगा, पोलर आएगा, नॉन जीरो। कंसिडरिंग व्हाट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो गए, तो कार्बन हाइड्रोजन की पोलैरिटी अलग होगी, कार्बन ऑक्सीजन की पोलैरिटी अलग होगी। ठीक है, SbCl5 इज लाइक PCl5, सेम आ गया ना, फैमिली सेम आ गई, लाइक PCl5। तो सराउंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, एंटीमनी ने Sb के पास, पांचों के पांचों ने बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास सिग्मा कितने हो गए, 5, इसके पास लोन पेयर क्या हो गया, 0। उस हिसाब से ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, यानी ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। सारे सराउंडिंग एटम सेम है, क्लोरीन, कोई भी लोन पेयर नहीं है। 90 वाले यानी एक्सियल वाले कैंसिल आउट होंगे और इक्वेटोरियल वाले कैंसिल आउट होंगे। इसको मैं एक बार ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। तो ये आ गया, जहां फॉस्फोरस लिखते हैं वहां आपको एंटीमनी लिखना, इतना ही तो डिफरेंस है। ये आ गया क्लोरीन इक्वेटोरियल के, निरक्षीय स्थान के, और ये आ गए अक्षीय स्थान वाले, एक्सियल पर।
अब आप जब बॉन्ड मोमेंट लगाओगे, करेक्ट, तो बॉन्ड मोमेंट ये और ये कैंसिल आउट होंगे और तीनों इक्वेटोरियल वाले कैंसिल आउट होंगे, है ना। तो इक्वेटोरियल वाले कैंसिल आउट होंगे आपस में और एक्सियल वाले आपस में कैंसिल आउट होंगे। इनको ऐसे इक्वेटोरियल और एक्सियल को कैंसिल नहीं करना, इन दोनों को कैंसिल करो और इन तीनों को आपस में कैंसिल करो। अल्टीमेटली सारा रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 आएगा और ये कैसा आ जाएगा, नॉन पोलर आएगा। तो SbCl5 में म्यू विल बी 0, यानी कैसा, नॉन पोलर, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको डायटोमिक यानी द्विपरमाणविक प्रजातियां नजर आ जाएंगी। जहां पर भी द्विपरमाणविक प्रजाति यानी डायटोमिक स्पीशीज की बात हो गई तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको अप्लाई करनी है। वो कह रहा है आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, उस मॉलिक्यूल को पहचानिए जो स्थायी नहीं है, जो अकर नहीं करता, जो एग्जिस्ट नहीं करता। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस स्पीशीज में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए या फिर नेगेटिव वाले केसेस आपके आएंगे नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए वो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट वाला आएगा। और बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक भी मैंने वो पहाड़ वाली आपको बता दी। बस अब तो बहुत सिंपल है। C2 में बॉन्ड ऑर्डर यदि मैं डायरेक्ट निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2, He2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ट्रिक में याद करो 4 इलेक्ट्रॉन पर 0 बॉन्ड ऑर्डर है। Li2 में बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, He2। और हमें वैसे भी पता है कि हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। हीलियम तो कैसी आ गई, इनर्ट गैस आ गई, तो उसका मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। हिंदी में यदि इसको पढ़े तो निम्न में से उस अणु को पहचानिए जो विद्यमान नहीं होता है, यानी जो एग्जिस्ट नहीं करता है। आंसर क्या आ जाएगा, He2 आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन नीट 2020 का, एंड दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ डायपोल मोमेंट। अब आप देख सकते हो कितनी बार डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डायपोल मोमेंट हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री वाली, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिपीटेडली नीट में पूछी जाती हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप रिवाइज करके जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर कुछ आपको सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है विच हैव 0 डायपोल मोमेंट, मतलब नॉन पोलर है। जितने भी आपको स्पीशीज एक पर्टिकुलर ऑप्शन में गिवन है, यू नीड टू चेक देम कि वो सारी की सारी, ऑल ऑफ देम शुड बी व्हाट, दे शुड हैव 0 डायपोल मोमेंट, यानी दे शुड बी नॉन पोलर। एक बार हिंदी में भी इसको रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित में से अणुओं के किस समुच्चय का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब आपको इसमें, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हो सकता है आपको देखने में इस तरीके से लग रहा हो कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बट आपको सब कुछ चेक नहीं करना। फॉर एग्जांपल पहले ऑप्शन में अगर आप देखोगे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, या आपने देख लिया वाटर, आपको पता है ये तो पोलर होता है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। तो आप नेक्स्ट ऑप्शन, आपको सारे मॉलिक्यूल्स को नहीं पढ़ना है, एक जैसे आपको पोलर मिला आप नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाओ। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड नॉन पोलर होता है, बिल्कुल सही। बेरिलियम डाइफ्लोराइड नॉन पोलर होता है, BeF2 BF3, ये दोनों नॉन पोलर होते हैं, करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी नॉन पोलर है, एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, पैरा पर आ गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो मोस्ट लाइकली अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। मैं आपको इसको ब्लैंक स्लाइड पर लेकर सेकंड ऑप्शन की बात कर देती हूँ। तो BF3 इज नॉन पोलर, BeF2 इज नॉन पोलर, CO2 इज नॉन पोलर, एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इस तरीके से 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन आ गया, दोनों तरफ का डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा बॉन्ड मोमेंट का, और वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये सारे पूरे के पूरे क्या है, दिस एंटायर ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। अमोनिया, आपको पता है अमोनिया NH3 लोन पेयर आ गया, लोन पेयर की वजह से पोलैरिटी तो आएगी ही आएगी, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें HF आ गया। HF कैसा होता है, पोलर होता है, यहाँ पर पोलैरिटी है डेल्टा EN की बेसिस पर। तो ये बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और हमारा जो इसका करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, जिसमें सारी स्पीशीज क्या गिवन है, नॉन पोलर गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द कॉलम का क्वेश्चन, ये जो जेनॉन के कंपाउंड्स हैं ये पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए आपको सिंपली जेनॉन के कंपाउंड्स एक तरफ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी क्या दे रखी है, शेप दे रखी है, यानी उनकी संरचनाएं आपको दे रखी है, आकृति दे रखी है, आपको सिर्फ मैच करना है। तो जो भी आपको बेस्ट याद हो उससे आप शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको XeO3 याद है तो इसमें एक लोन पेयर आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ये किससे मैच हो जाएगा, पिरामिडल से मैच हो जाएगा, यानी डी का
क्या हो जाएगा 4, डी का 4 होते ही ये वाले ऑप्शन क्या हो गए आपके गलत हो गए। ठीक है, अब तुम इन दोनों ऑप्शन में देखोगे डी के 4 में तो ए मैच कर लो तुम, XEF4 स्क्वायर प्लेनर होता है तो ए का मैच क्या हो गया 2, ये आ गया आपका पहला आंसर। मैं इन सबकी शेप आपको बता देती हूँ। XEF4 बच्चों हो गया, हाइब्रिडाइजेशन यदि आप निकालोगे तो 8 और 4 12, चाहे ट्रिक से निकाल लो तो कितना आ जाएगा sp3d2 आ जाएगा। sp3d2 में इसके पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं यानी 4 सिग्मा बॉन्ड्स है तो क्या आ जाएगा ये स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। 2 इसके पास क्या चलेंगे लोन पेयर चलेंगे। XEF6 की यदि बात कर ली जाए तो ये हो जाएगा sp3, 8 और 6 14, हाफ कर दो 7 आ गया sp3d3 और उसमें 6 यानी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट स्पीशीज क्या थी XeOF4 एंड XeO3। XeOF4 की यदि आप बात करोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3d2, 8 और 4 12 sp3d2 और 5 इसमें सराउंडिंग एटम्स आ गए, 5 सराउंडिंग एटम्स या 5 सिग्मा बॉन्ड आप किसी भी हिसाब से इसको ले सकते हो तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट XeO3 जिसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, 3 बॉन्ड पेयर्स यानी 3 सिग्मा जब sp3 में आते हैं तो शेप क्या बनती है पिरामिडल बनती है। करेक्ट, तो ये सारे इसके आंसर्स हो गए। जो भी आपको बेस्ट आता है उससे आप मैच करके आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, जो ये स्पीशीज आपको गिवन है ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, उसकी आपको क्या निकालनी है सही संरचना निकालनी है। अब हो सकता है आपको ये क्वेश्चन देखकर लगे कि अरे हमें कैसे पता चलेगा कि सही स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर तो हमें हर एक के पढ़ा ही नहीं गए, ऐसे किसी का भी स्ट्रक्चर आ जाएगा तो हम कैसे पता लगाएंगे। ये बेसिकली स्ट्रक्चर का नहीं, दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मल चार्ज, है ना। आप सबने औपचारिक आवेश यानी फॉर्मल चार्ज केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। आपको ये पता है कि जब आपके पास एक स्पीशीज के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो तो करेक्ट स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है, द वन विच हैज मिनिमम फॉर्मल चार्ज। भाई या तो सबका फॉर्मल चार्ज 0 हो या फिर मिनिमम फॉर्मल चार्ज हो। फॉर्मल चार्ज के बेसिस पर आप सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर और स्पीशीज का आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको 3 ऑप्शंस में चार्ज नजर आ रहा होगा। इस थर्ड वाले ऑप्शन में किसी भी एटम पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है एंड दिस बिकम्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है देखने में। अगर आप फॉर्मल चार्ज अगर स्किप हो गया होगा दिमाग से तो आपको मुश्किल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर, या कोई भी और स्पीशीज दे देंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे। ये बेसिकली फॉर्मल चार्ज के थ्रू हो सकता है। तो जब फॉर्मल चार्ज 0 होता है वो वाला स्ट्रक्चर पहले पिक करो। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सब में ही चार्ज आ रहा है, तो मिनिमम फॉर्मल चार्ज वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन PCl5। अब आप ये देख रहे हो कि PCl5 पर भी लगातार बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब क्वेश्चन आ रहा है, और PCl5 पर क्वेश्चन यदि आएगा तो उसके स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, उसकी रिएक्टिविटी, उसके एक्सियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बेसिस पर ही आएगा। यही बातें हैं जो PCl5 के बारे में आपसे पूछी जाती हैं। तो PCl5 में मैंने आपको पहले भी इसका स्ट्रक्चर बताया था, फिर मैं दोबारा एक बार इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। PCl5 यदि आप देखोगे तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसके पास, 0 लोन पेयर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d, और sp3d में जब 5 सिग्मा बॉन्ड्स और कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री क्या चलेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो फास्फोरस आ गया आपका सेंटर में, ये 3 क्लोरीन आ गए आपके पहले तो 120 डिग्री के एंगल पर। इनको मैं ई से मार्क कर देती हूँ, ये हो गए आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, निरक्षीय बंद हो गए। और 2 जो आएंगे क्लोरीन वो कहाँ आएंगे, अक्षीय स्थान पर यानी एक्सियल पोजीशन पर आएंगे, जिनको मैं ए से मार्क कर रही हूँ। ठीक है, अब ये एक्सियल वाले जो बॉन्ड्स हैं इनका एंगल चलेगा 90 डिग्री का, ये इक्वेटोरियल वाले जो बॉन्ड्स हैं इनका एंगल चलेगा 120 डिग्री का। लेट्स रीड दी ऑप्शंस कि वो क्या पूछना चाह रहा है। ये तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको इसका बता दिया। एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर दैन, अच्छा क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, है ना। वो जो स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है वो कह रहा है पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो गलत कथन है उसका चयन आपको करना है। तो कह रहा है एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स। यस, PCl5 में ये होता है कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं दे आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी कि एक्सियल बॉन्ड्स
आर लॉन्गर। क्यों लॉन्गर होते हैं? क्योंकि वहां पर रिपल्शन को कम करने की जरूरत है। एंगल हो गया कम, जब बॉन्ड एंगल रहेगा कम तो रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर है, ये तीनों ये जो एक्सियल बॉन्ड पेयर है, ये तीनों इक्वेटोरियल से क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। लाइकवाइज नीचे वाला भी एक्सियल बॉन्ड तीनों इक्वेटोरियल से क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। तो इस रिपल्शन को कम करने का तरीका क्या है? या तो बॉन्ड एंगल बढ़ा दो, विच इज नॉट पॉसिबल हियर। तो बॉन्ड्स को क्या कर दिया गया है? लंबा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड के कंपैरिजन में PCl5 में कैसे हैं? लंबे बॉन्ड्स है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। ये गलत है, ये गलत है। PCl5 इन लंबे एक्सियल बॉन्ड्स की वजह से कैसा है? रिएक्टिव है। आपने बात पढ़ी होगी कि जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी जो एक्सियल बॉन्ड्स है वो लंबे होने के कारण वीक बॉन्ड्स होंगे। तो जब PCl5 को रिएक्ट करना होगा ये तुरंत क्या करेगा? अपने एक्सियल जो वीक बॉन्ड्स उनको ब्रेक करके रिएक्ट कर लेगा। तो एक्सियल बॉन्ड्स के लंबे होने के कारण, उनके वीक होने के कारण PCl5 कैसा है? रिएक्ट होता है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो ये गलत है। इनफैक्ट PCl5 इज हाईली रिएक्टिव। यही मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, कभी कभी SF6 पर क्वेश्चन आ जाता है, वो इनर्ट होता है। उसके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के कारण SF6 इनर्ट है। ये कहीं भी लिख लेना अपने नोट्स में, SF6 केमिकली इनर्ट है और PCl5 क्या है? केमिकली रिएक्टिव है। 3 इक्वेटोरियल PCl bonds make an angle of 120 डिग्री, ये बिल्कुल सही है। 2 axial PCl bonds make an angle of 180 डिग्री with each other, है ना? वो विद प्लेन नहीं बात कर रहा, वो कह रहा है विद ईच अदर। तो ये दोनों आपस में तो क्या बनाएंगे? 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो बाकी सारे सही हैं, केवल और केवल सेकंड ऑप्शन अपना गलत है। PCl5 अणु अनअभिक्रियाशील यानी नॉन रिएक्टिव होता है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स? ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये डायटोमिक स्पीशीज में मैंने आपको पहले भी कहा था, जहां पर भी डायटोमिक स्पीशीज का क्वेश्चन आए यानी वो किसका है? अणुकक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है। क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस द्विपरमाण्विक आणविक प्रजाति में मात्र पाई आबंध है? मतलब केवल और केवल पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है। इफ यू रिमेंबर दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ VBT जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने दूर करी है। VBT कहती है कि अगर बॉन्ड बनेगा तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब सिग्मा तो बनेगा ही बनेगा। बट देयर आर सर्टेन स्पीशीज जिसमें सिग्मा बॉन्ड ना होकर सीधे सीधे क्या बनता है? पाई बॉन्ड है। इसमें 2 एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, वन इज C2 द अदर वन इज B2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखेगा वो C2 का ऑप्शन दिखेगा। डायरेक्ट सारे आपको ऑप्शन डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 ऑप्शन याद रखिएगा, C2 जिसमें C डबल बॉन्ड C है और दोनों ही क्या है? पाई बॉन्ड है। और दूसरा एग्जाम्पल आ गया B2 जिसमें B सिंगल बॉन्ड B है और ये सिंगल बॉन्ड VBT के अकॉर्डिंग सिग्मा होना चाहिए था, बट एक्चुअली में क्या होता है? पाई बॉन्ड है। आप इनको कैसे और समझ सकते हो? कॉन्सेप्चुअली होपफुली आपने क्लास में समझा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो C2 और B2 के लास्ट में आपको पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिखेगा एंड हेंस इनमें जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल? इनमें से कौन सी स्पीशीज स्थायी नहीं है? तो ये सिंपली आप इसमें जो बेसिकली कॉन्सेप्ट लग रहा है दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है वो कौन सा है? स्टेरिक हिंड्रेंस का, ओवरक्राउडिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये आपको फिक्स एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज SiCl6। जब आप SI, ये आपको होपफुली याद होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब अपन पढ़ते हैं टॉपिक तब उसमें ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। SiX4 दिस इज अ नॉर्मल फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रुप 14 कंपाउंड्स, करेक्ट? इसका आप क्या कर रहे हो? बॉन्ड बनवा रहे हो 2x माइनस के साथ। यहां पर x क्या हो सकता है? FCl Br I में से केवल और केवल F हो सकता है, ये तीनों नहीं हो सकते। और बनेगा क्या? बनेगा SiX6 2- जैसे ये बन रहा है SiX6 2-। तो यहाँ पर X जो है वो फ्लोरीन हो सकता है, बट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहाँ पर क्या आ जाती है? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। तो SiF6 2- ये बन जाएगा। जर्मेनियम और टिन के केस में क्या है? सेंट्रल एटम का साइज बढ़ गया तो वहां पर ये स्पीशीज बन जाएंगे, लेकिन SiCl6 2- नहीं बन पाएगा। ये आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना है।
ठीक है। चलिए, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के एग्जांपल्स बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एल्यूमिनियम के एग्जांपल्स आएंगे आपके पास, सिलिकॉन के, फास्फोरस के आपके पास एग्जांपल आएंगे, बोरॉन के एग्जांपल्स आएंगे। तो ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर कंपाउंड की फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। व्हाट इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E, जहां पर E क्या है, ये 16 ग्रुप की बात कर रहा है। तो उसने आपको क्या किया है कि जो वर्ग 16 है यानी ऑक्सीजन फैमिली है, उसके हाइड्राइड्स दे दिए गए हैं और उन हाइड्राइड्स की आपसे क्या पूछ रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं, यानी तापीय स्थिरता की बात की जा रही है। तो जब आप ग्रुप 16 में बात करते हो और आप हाइड्राइड्स की बात करते हो तो H2O हाइड्राइड बना लेते हैं पहले इनके, H2S, H2Se, H2Te और इन्होंने पोलोनियम का भी ले रखा है H2PO। When you're moving down the group, ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे देखी जाएगी, when you're moving down the group from oxygen towards polonium, तो एटम का साइज बढ़ेगा, सेंट्रल एटम बढ़ रहा है, ऑक्सीजन सल्फर साइज में बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो जो H और E की बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। यानी जैसे जैसे आप इन हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप चलोगे स्टेबिलिटी कम होने लग जाएगी, बॉन्ड जल्दी टूटने लग जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ने लग जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ने लग जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। तो जब आप डाउन द ग्रुप चलते हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, दैट्स फाइन। हम डाउन द ग्रुप डिक्रीज बोल रहे थे तो अपवर्ड इन द ग्रुप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला आपका आंसर, पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। ये बाकी के ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, सो इट बिकम्स वेरी सिंपल। साइज ऑफ यानी जो केंद्रीय परमाणु है उसके आकार के बढ़ने के साथ साथ बंध लंबाई बढ़ रही है, बंध सामर्थ्य कम हो रहा है और स्थायित्व भी कम हो रहा है। सेंट्रल एटम के साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है और स्टेबिलिटी भी कम हो रही है। दिस बिकम्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम Cl। तो वो आपसे बोल रहा है ClF3 में क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर्स हैं। इससे आसान तुम्हें क्या क्वेश्चन चाहिए, नीट 2018 का ये क्वेश्चन है। ClF3 क्लोरीन के पास हो गए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये तो बहुत ही लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन हो गया। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए जिसमें से 3 ने बॉन्ड बनाया तो 4 रह गए। अब 4 रह गए तो पेयर की वो बात कर रहा है ना, लोन पेयर्स की बात कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 लोन पेयर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमंग CaH2, BeH2, BaH2 द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। आपसे इन तीनों में क्या पूछा जा रहा है, आयनिक प्रकृति का क्रम पूछा जा रहा है। अब आयनिक प्रकृति का क्रम जब आप बताओगे तो आप फजान्स रूल्स के थ्रू चल सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैटायन डिफर कर रहा है, बेरिलियम, और एक ही ग्रुप की बात हो रही है, बेरिलियम, कैल्शियम और बेरियम। डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज क्या होगा कैटायन का, बढ़ेगा। जब साइज कैटायन का बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। करेक्ट। और हमें वैसे भी पता है कि बेरिलियम के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम के सारे कंपाउंड्स कैसे हैं, कोवलेंट हैं। तो जब आप डाउन द ग्रुप चलोगे तो कोवलेंट कैरेक्टर कम होता चला जाएगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। चार्ज वाली कोई बात है नहीं यहाँ पर क्योंकि ये सेम ग्रुप के हैं, तो आपको सिंपली साइज के बेसिस पर बोलना है। तो बेरिलियम, कैल्शियम और बेरियम इस ऑर्डर में आयोनिक कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट X टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड। तो आपके पास मैग्नीशियम है और आपके पास X है, इन दोनों का एक आयनिक कंपाउंड आपने बना रखा है। इफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X इज 1s2 2s2 2p3, यानी वो नाइट्रोजन की बात कर रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बेसिकली ये X क्या हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड, आपको पता है, मैं नाइट्रोजन ही लिख देती हूँ यहाँ पर। आपको पता है जब आप फॉर्मूला बनाते हो तो आप वैलेंसीज को क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो, है ना। चार्ज को क्या करते हो, इंटरचेंज, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो आप चार्ज के रेफरेंस में बात कर सकते हो। तो मैग्नीशियम पर चार्ज कितना आ गया, +2 का चार्ज आ गया। और जब नाइट्रोजन अपना आयन बनाएगा आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए तो N3- बनाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है और कंपाउंड क्या बन जाएगा, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप X के टर्म्स में देखोगे, ऑप्शन गिवन है क्योंकि वो X को ही रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर Mg3X2 ये वाला जो ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो यू कैन सी
कि नीट 2018 में ज़्यादातर जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं, और इनफैक्ट आप पूरा ही अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस करे आप इस बात को समझ पा रहे हो कि अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग को बेसिक उसका कॉन्सेप्ट समझ रखा है चीज़ों का, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चंस बहुत ईजी आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन, क्योंकि डायटोमिक स्पीशीज आ गई यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज CN+, CN-, NO एंड CN, विच वन of these will have the highest bond order। और मैं पहले क्वेश्चन में आपको बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक, वो पहाड़ वाली ट्रिक बता चुकी हूँ। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर अगर आप उस ट्रिक में देखोगे तो कहाँ पर आता है, बिल्कुल टॉप पर। 14 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब 14 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 3। इफ यू रिमेंबर द ट्रिक, तो आपको ये याद होगा कि जब 14 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। बस उस हिसाब से आपको स्पीशीज को सिलेक्ट करना है। तो आपको इसमें कुछ नहीं देखना, बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CN+ में देखोगे तो कितने आ जाएंगे, कैसे काउंट करना है। CN+ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, और प्लस लगाने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है। करेक्ट। जब आप CN- की बात करोगे तो 6 + 7 + 1 हो गया, कितना आ गया, 14। तो ऑफकोर्स 14 से बड़ा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर किसी का नहीं आ सकता, तो आंसर CN- होगा। NO की यदि आप बात करोगे तो 7 + 8 कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और CN की बात करोगे तो आप 6 + 7 कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर आपको वो ट्रिक याद हो और हम एक बार इनके बॉन्ड ऑर्डर रखें तो 14 पर तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 15 पर आएगा 2.5, 13 पर आएगा 2.5 और 12 पर आ जाएगा 2। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका दिख रहा है यहाँ पर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर CN- का दिख जाएगा क्लियरली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। अगेन आपको बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे उस ट्रिक से कर सकते हैं। सेम बॉन्ड ऑर्डर किनका होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का होगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि सेम बॉन्ड ऑर्डर कब आएगा, व्हेन द स्पीशीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां जिनमें कुल इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, बराबर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बराबर है। उन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, कॉन्फिगरेशन के बेसिस पर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये लाइन आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो बस आपको यही तो चेक करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में O2 और NO+ कितना आ गया, इसमें आ गए 16 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें कितने आ गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आना है। इसमें कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। N2 में कितने आ गए आपके पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स। O2- के पास कितने आ गए, 17 इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर। CO के पास कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स, और NO के पास कितने आ गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो सेम बॉन्ड ऑर्डर कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपके पास, सेकेंड वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। जहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ रहे हैं, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, बहुत 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 कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। वेस्पर थ्योरी में वैसे ही 2 पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं। पहला ये क्वेश्चन जहां पर आपसे रिपल्शन का ऑर्डर पूछा जा सकता है, और दूसरा रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री, है ना, रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री। तो सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। अगर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी आ गया तो कैसी हो जाएगी, इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। बस ये 2 ही चीजें जो आपको वेस्पर थ्योरी में ध्यान में रखनी है। तो वो पूछ रहा है कि रिपल्शन का ऑर्डर क्या है, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग, और ये रिपल्शन का ऑर्डर इन क्वेश्चन में लिखा नहीं है। निम्नलिखित में से सही क्रम का पूर्वानुमान लगाएं। तो आपको पता है लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे कम इन तीनों में होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। आप देखोगे तो आपको पहले ही ऑप्शन में ये चीज नजर आ जाएगी। इस क्वेश्चन में आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी कि कोई और ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें एकदम डायरेक्ट आंसर होता है, वहां पर आपको बाकी ऑप्शंस पढ़कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किस में होगा, एकांकी युग्मों में होगा, उसके बाद एकांकी और बंधित युग्म में होगा, और सबसे कम प्रतिकर्षण किस में होगा, बंधित युग्मों के अंदर, बीच में उनके
प्रतिकर्षण सबसे कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, 3 आपको स्पीशीज दे रखी है, NO2+, NO3- और NH4+। इनका आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। तो NO2+, NO3- और NH4+, आप चाहे ट्रिक से निकालो, आप चाहे सिग्मा प्लस लोन पेयर से निकालो, किसी से भी आप निकाल सकते हो। NO2+ में यदि आप देखोगे तो आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे। इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, नहीं तो ट्रिक से निकाल सकते हो कि 5+ का मतलब -1 कर दो, 4 का आधा 2, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। NO3- में आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और NH4+ में आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो sp3 आ जाएगा। शेप भी यदि पूछ ली जाती तो sp में तो सोचने वाली बात ही नहीं है, लीनियर शेप आ जाएगी। NO3- में 3 सराउंडिंग एटम्स sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर बना देगा। और NH4+ कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो अगर शेप भी इसमें पूछ ली जाती तो हम आंसर बता देते। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो रिस्पेक्टिवली बोल रहा है sp, sp2 और sp3। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से देख लो तुम, और स्पीशीज भी वही है जो अभी अपन ने डिस्कस करी थी, यही सारी स्पीशीज अपन ने डिस्कस करी थी। ये अगेन नीट 2016 में, 2018 में भी आया, 2016 में भी आया, उसके बाद भी लगातार बार हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो इसको अब मैं दोबारा नहीं समझा रही हूँ, होपफुली अब आपको रट भी गया होगा ये क्वेश्चन। XeF6 कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। XeF6 इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, XeO3 क्या आ जाएगा, पिरामिडल आ जाएगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो A1, B क्या आ जाएगा, ये हो गया इससे मैच। XeO3 आ गया आपका पिरामिडल, यानी B का आ गया 3। C का XeOF4 आ जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल यानी 4। और XeF4 आ जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर। करेक्ट ये हो जाएगा। तो द ऑप्शन दैट आई कैन सी इज द फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। A का 1, B का 3, C का 4 और D का 2। दोबारा समझाने की होपफुली जरूरत नहीं है, बहुत बार हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन पैटर्न क्वेश्चन का है। स्पीशीज चेंज कर देंगे, कभी कभी तो स्पीशीज भी रिपीट हो जाती है। इसमें ना आपसे वो 2 चीजें पूछ रहा है। वो कह रहा है ऐसे पेयर को सिलेक्ट करो जो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है, दोनों होने चाहिए। मतलब आपको ऐसे युग्म का चयन करना है जो सम इलेक्ट्रॉनिक भी है और सम संरचनात्मक भी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें बराबर होंगे, और आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब उनकी ज्योमेट्री, उनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, एक जैसी होगी। तो आप सबसे पहले ना इलेक्ट्रॉन्स चेक कर सकते हो, या आपको अगर शेप बहुत अच्छे से इनकी तुरंत देखते ही समझ में आ रही है तो आप वो भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चेक करने, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। 7 + 1 8, O3 तो कॉमन है उसको तो छोड़ दो। 6 + 2 8, क्योंकि दोनों क्लोरीन और सल्फर सेम ही पीरियड के हैं तो ऑफ कोर्स बाकी का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगा। तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पर, 7 और 1 8, 6 और 2 8 और O3 कॉमन, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये दोनों कैसे आएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आएंगे, क्योंकि Cl- और S2- आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब इनकी ज्योमेट्री आपको चेक करनी है तो इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। ClO3- में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3, और शेप क्या आ रही है, पिरामिडल sp3 के हिसाब से। अगर आप SO32- देखोगे, SO32- तो SO32- में भी आप देखो तो sp3 आ रहा है और पिरामिडल शेप आ रही है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और ये आपके आइसो स्ट्रक्चरल भी है। मैं आपसे बहुत बार बोल चुकी हूँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें फर्स्ट ऑप्शन पढ़कर ही आपको लग रहा है कि ये आंसर होगा तो बाकी ऑप्शंस रीड जरूर किया करो, स्पेशली ऐसे जहां पर स्पीशीज डिफरेंट हो गई, ऑप्शंस डिफरेंट हो गए। अभी लोन पेयर वाला जो क्वेश्चन आया था वेस्पर थ्योरी वाला, मैंने कहा था आगे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है वाला। क्यों? क्योंकि इसमें कोई और ऑप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर इज नो, मतलब वहां पर कॉम्बिनेशन कोई और नहीं हो सकता, 3 ही चीजें होंगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सिर्फ आगे पीछे लिखा होगा। जब हमें करेक्ट ऑर्डर पता है तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। यहां पर इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों क्या है, स्पीशीज डिफरेंट है। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या स्पीशीज डिफरेंट है, तो यू नीड टू चेक।
ठीक है, तो पहला मुझे लग रहा है कि हाँ ये सही होना चाहिए, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी मुझे नजर आ रहे हैं, आइसो स्ट्रक्चरल भी नजर आ रहे हैं। अब आप सेकंड ऑप्शन भी देखो, CO3 माइनस O3 अगेन आप छोड़ सकते हो, C2 माइनस क्या हो गया आपका 6 और 2 8, और N माइनस क्या हो गया 7 और 1 8, ये भी कैसे हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ये भी कैसे हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब इनकी ज्योमेट्री देखो, तो CO3 माइनस और NO3 माइनस, CO3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp2, NO3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp2, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp2 आ गया, और sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो दोनों में ही ज्योमेट्री क्या आएगी, दोनों में ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्लेनर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ट्राइगोनल प्लेनर। आप देखो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस आपको करेक्ट नजर आएंगे, CO3 माइनस और NO3 माइनस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 और ज्योमेट्री क्या है ट्राइगोनल प्लेनर, और ClO3 माइनस और SO3 माइनस में भी दोनों का हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या आ गई सेम आ गई। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी आइसो स्ट्रक्चरल भी है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप प्लीज बाकी ऑप्शंस को भी देखना। ClO3 माइनस और CO3 माइनस ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं आएंगे, क्योंकि Cl माइनस और C2 माइनस आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। S2 माइनस N3 माइनस ये भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, S2 माइनस और N माइनस ये भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे गलत। इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस आपको करेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ ऑप्शन सारे चेक करा करो, जहां कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हो गए, ठीक है, वहां आप सारे ऑप्शन जरूर चेक करा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको गलत कथन का चयन करना है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। I3 प्लस की ज्यामिति मुड़ी हुई है, यानी I3 प्लस हैज अ बेंट ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री निकालनी है तो हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलो, तो I3 प्लस का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कितना आएगा sp3, और sp3 में 3 आयोडीन है पर 1 सेंटर पर आएगा और 2 सराउंडिंग में आ रहे हैं ना, तो 2 सराउंडिंग यदि sp3 में आ रहा है तो क्या आ जाएगी वी शेप। वी शेप को ही क्या बोला जाता है एंगुलर बोला जाता है, वी शेप को ही क्या बोला जाता है बेंट बोला जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, वो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। PH5 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। PH5 और BiCl5 बनते नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन साइज की वजह से, EN की वजह से यहाँ पर इन दोनों की पॉसिबिलिटी फॉर्मेशन की नहीं होती। p-pi d-pi बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2। अब p-pi d-pi बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं, देखो 2 तरीके के बॉन्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है p-pi बॉन्ड्स प्रेजेंट है या नहीं, और अगर प्रेजेंट है तो उनका नंबर क्या है, नंबर भी पूछा जा सकता है। और दूसरा पूछा जाता है p-pi d-pi बॉन्ड्स, तो दोनों में ही आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइदर दे आर प्रेजेंट और नॉट, उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस की बात की जा सकती है, या फिर अगर वो प्रेजेंट है तो उनका नंबर क्या है। तो आपको निकालना कैसे, आपको हाइब्रिडाइजेशन से निकालना है। तो इफ द गिवन स्पीशीज, अगर जो दी हुई स्पीशीज आपके पास है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो जितने भी पाई बॉन्ड्स होंगे, ऑल पाई बॉन्ड्स आर p-pi, जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं सारे के सारे कैसे हो जाएंगे p-pi हो जाएंगे। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें एक बॉन्ड कैसा होगा p-pi होगा, p-pi बॉन्ड एक होगा, एक ही होगा और एक जरूर होगा। आप एक बात को समझो, जैसे सपोज आपने निकाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उसमें 2 पाई बॉन्ड्स है, तो 2 में से एक p-pi होगा, ठीक है। अगर एक ही पाई बॉन्ड है तो वो p-pi होगा, तो p-pi तो होगा ही और एक ही होगा, बाकी सारे रेस्ट पाई बॉन्ड्स एक को छोड़कर बाकी सारे पाई बॉन्ड्स कैसे होंगे p-pi d-pi होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे p-pi d-pi होंगे। और अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 या sp3d या sp3d2, इनमें से कोई हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो जितने भी पाई बॉन्ड्स होंगे, ऑल पाई बॉन्ड्स आर p-pi d-pi, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन किसके बारे में दे रखा है, अगर आपको ये चीज याद है तो आप क्वेश्चन को देख सकते हो। क्वेश्चन आपको दे रखा है SO2 के बारे में, तो सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसका sp2,
है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में p पाई भी होता है और p पाई d पाई भी होता है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालो। SO2 में कोई फॉर्मल चार्ज नहीं लगा रखा, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं लगा रखा, इसका मतलब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, दोनों ऑक्सीजन कैसे डबली बॉन्डेड है। अब मैंने आपसे कहा था sp2 में, देखो दोबारा इस पर आते हैं, sp2 में एक क्या होगा, p पाई और एक ही होगा, उसके अलावा बाकी क्या होंगे, p पाई d पाई। इसका मतलब SO2 में एक बॉन्ड कैसा है, p पाई है, दो में से एक, और दूसरा जो है वो कैसा है, p पाई d पाई। स्टेटमेंट कह रहा है p पाई d पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2, यस दे आर प्रेजेंट, है ना, p पाई d पाई बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। SeF4 एंड CH4 हैव द सेम शेप, तो शेप के लिए भी क्या करना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। SeF4 एंड CH4 हैव द सेम शेप, ये गलत है। SeF4 तो आ गया आपका, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये आ गया आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d में 4 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी ये आ गया सीसॉ, करेक्ट, एक लोन पेयर चल रहा है इस पर, सिलीनियम पर। और CH4 का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, सीसॉ बन ही नहीं सकता, ये टेट्राहेड्रल होगा, है ना, ये टेट्राहेड्रल होगा। तो ये दोनों आपस में, इनकी शेप क्या है, डिफरेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है तो यही आ जाएगा, क्या रॉन्ग स्टेटमेंट आपका ये आएगा, ऑप्शन नंबर 4। दूसरे कलर से टिक करते हैं इसको, ऑप्शन नंबर 4, ये क्या आ गया आपका ऑप्शन, गलत ऑप्शन आ गया, दोनों की शेप क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट रेगुलर ज्योमेट्रियन हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4 आर, आपसे XeF4, देखो फिर अभी तक तो मैच द कॉलम के फॉर्म में आ रहा था, अब इस तरीके से 2016 में ही जेनॉन पर मैच द कॉलम भी आया, उसमें XeF4 था, फिर ये इस पर नॉर्मल क्वेश्चन भी, सिंगल चॉइस करेक्ट वाला भी आपके पास आ गया 2016 में ही, सेम ईयर में 2 बार इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। तो करेक्ट रेगुलर ज्योमेट्रियन हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4 के लिए सही नियमित ज्यामिति एवं सही संकरण है, क्या है, तो XeF4 में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, sp3d2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा अगर आप देखोगे तो 4 दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर आप देखोगे तो 2 दिखाई दे रहे हैं आपको। आप ट्रिक से करना चाहो तो 8 + 4 12 का आधार 6, स्टेरिक नंबर 6 आ रहा है, sp3d2। अब रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि मैम हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लें या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लें, हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि आप ये देखो कि sp3d2, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए, इनको छोड़ दो, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। एक में उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री दे रखी है, एक में उसकी क्या दे रखी है, शेप यानी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दे रखी है। जब सिर्फ ज्योमेट्री लिखा हो या रेगुलर ज्योमेट्री लिखा हो तो मेरे बच्चों इट इज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। जब सिर्फ ज्योमेट्री लिखा है और आप को कंफ्यूजन हो जाए कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लें या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ले, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लेना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लेते हुए आंसर क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल sp3d2, अष्टफलकीय sp3d2। आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति लेनी है, अणु ज्यामिति नहीं लेंगे। जब अणु ज्यामिति का यानी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लिखा होगा या शेप लिखा होगा, ऐसा कोई टर्म यूज होगा, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 4 स्पीशीज नाइट्रोजन की दे रखी है और वो कह रहा है सबसे बड़ा बंद कोण किसमें है, सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसमें। तो पहले बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं अपन। बॉन्ड एंगल को आप जब निकालते हो तो सबसे पहला आप देखते हो हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन NO2 माइनस में कितना आ गया, sp2, NO2 प्लस में कितना आ गया, sp, NO3 माइनस में कितना आ गया, sp2, और NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसमें भी क्या आता है, sp2 आता है। वैसे तो आंसर इतना करते ही निकल जाएगा क्योंकि वो मैक्सिमम पूछ रहा है, और मैक्सिमम sp2 और sp में अगर आप देखोगे तो sp में मैक्सिमम आना है 180 डिग्री का, लीनियर ज्योमेट्री है, तो आंसर तो देखो बच्चों ये आ जाएगा, इसमें 180 डिग्री का एंगल है। बट स्टिल सपोज वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम कर देता, वो मिनिमम पूछ लेता या वो इनका ऑर्डर पूछ लेता, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, NO2 माइनस, NO2 प्लस, NO3 माइनस और NO2 का। तो आपके पास है NO2 माइनस, NO2 प्लस, NO3 माइनस और NO2, ठीक है, ताकि सारे बॉन्ड एंगल हमें समझ में आ जाए। सबसे आगे तो कौन आएगा, NO2 माइनस। मैंने आपको क्या कहा, इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो ये आ गया sp, बाकी तीनों क्या आ गए, sp2।
तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई sp वाला जो है उसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा NO2 प्लस, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रही हूँ, NO2 प्लस क्या आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। अब sp2 जहां जहां है, sp2 जहां जहां है, वैसे तो उसमें एंगल चलता है 120 डिग्री का, अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो एंगल क्या चलता है 120 डिग्री का। जैसे ही लोन पेयर आता है 120 डिग्री से एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर आप देखो तो NO2 माइनस में आपके पास एक लोन पेयर चल रहा है, NO3 माइनस में कोई लोन पेयर नहीं है, और NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, करेक्ट। तो तीनों की कंडीशन अलग अलग है, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, ठीक है। अब जब लोन पेयर नहीं होता है तो एंगल कितना चलता है, परफेक्ट 120 डिग्री का एंगल चलता है। जब एक लोन पेयर आ जाता है तो एक लोन पेयर लगभग 2.5 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल को कम कर देता है, तो दिस विल बी लेस देन 120 डिग्री, ऑलमोस्ट 2.5 डिग्री के आसपास क्या हो जाता है, एंगल कम हो जाता है। आपको NO2 याद रखना है, ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल रिपल्शन के कारण बढ़ता है, एंड वेरी अनयूजुअली इसमें बॉन्ड एंगल आता है 134 डिग्री का। आई विल एडवाइज यू टू लर्न दिस वैल्यू, आप ये वैल्यू लर्न कर लीजिए। NO2 की ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण रिपल्शन जनरेट होगा और 134 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल आ जाएगा। तो NO2 यहाँ पर तो 180 डिग्री हो गया, सबसे आगे ये आएगा। ऑर्डर अपन डिसाइड कर सकते हैं, NO2 प्लस के बाद आएगा NO2, NO2 के बाद आएगा NO3 माइनस, और फिर क्या आ जाएगा NO2 माइनस, ठीक है, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन वैसे ही क्वेश्चन आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल, एंड आई थिंक ओ दिस इज द सेम क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शंस आगे पीछे कर दिए हैं। वो आया था आपका 2016 में, देखो मेरे बच्चों क्या कमाल किया NTA ने, कहाँ गया वो क्वेश्चन हमारा, ये रहा, ये था 2016 में नीट के। सिर्फ इन्होंने ऑप्शन, जैसे ये पहला ऑप्शन बना दिया, ये थर्ड ऑप्शन बना दिया, इन्होंने ऑप्शंस इंटरचेंज कर दिए, तो ये क्वेश्चन हमें दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। यू कैन सी स्पीशीज भी चेंज नहीं करी है, यही मैंने आपसे कहा था कि वो स्पीशीज चेंज कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, तो अपना आंसर सीधे तो पूरा अपन डिस्कस कर रखा है, ClO3 माइनस और SO3 माइनस वाला इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ClO3 माइनस और SO3 माइनस, ये वाला आंसर इसमें आ जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी क्या है, देखो सेम है ना, ऑप्शंस भी सेम है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करोगे तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं आएंगे, इनको चेक करोगे ये नहीं आएंगे, इनको चेक करोगे ये नहीं आएगा। यहाँ पर भी एक थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करते ही आपका आंसर आ जाएगा। केवल और केवल थर्ड ऑप्शन की जो स्पीशीज है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, बाकी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं आ रही है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब आप देखो बॉन्ड ऑर्डर पर भी क्वेश्चन ना लगातार बार बार आया जा रहा है। बॉन्ड ऑर्डर हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया, जेनॉन के कंपाउंड्स की शेप या हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हो गया, तो दीज आर रिपीटेडली आस्क्ड, ठीक है। होपफुली अब बहुत सारे अपने PYQs कर लिए तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आपने जो लर्न किया हुआ है वो आप अप्लाई कर पा रहे हो। वन, दूसरा लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, आसान क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना। द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज, तो क्या क्या स्पीशीज गिवन है, डायरेक्टली अपन आंसर निकाल लेते हैं। O2 प्लस, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक यूज करेंगे अपन, O2 माइनस, फिर क्या आ गया O2 प्लस, और आ गया, अच्छा 3 ही है, ओके तो मैं यही लिख देती हूँ O2 प्लस, है ना, ये 3 है। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 17, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 15, करेक्ट। अब आपके पास जो 14 इलेक्ट्रॉन वाला है उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, उसमें बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, 15 वाले में आ जाएगा 2.5, और 17 वाले में आपके पास आ जाएगा 1.5, करेक्ट। ये इनका क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो सबसे आगे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, O2 प्लस, O2 2 प्लस के बाद आएगा O2 प्लस, O2 2 प्लस के बाद आएगा O2 प्लस, और लास्ट में आएगा O2 माइनस,
थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ट्रिक यूज करनी है और क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर। बहुत डायरेक्ट सा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वो आपसे ऐसी ही कुछ स्पीशीज देकर क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। यहां पर क्या पूछा था आपसे, यहां पर आपसे, और ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है और ये रिपीट जब सेकेंड बार एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो स्पीशीज लगभग वही है, वो आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ रहा है। अब देखो स्टेबिलिटी को निकालना कैसे होता है। स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले आप बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर निकाल सकते हो। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर मतलब इसमें 3 पॉइंट्स है, मैं आपको एक बार तीनों बता देती हूँ। एज फार एज स्टेबिलिटी ऑफ डायटोमिक स्पीशीज इज कंसर्न्ड, तो स्टेबिलिटी के लिए आप 3 पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला तो कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं, कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर आएगा कि इफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन स्पीशीज इज पॉजिटिव तो वो स्पीशीज कैसी होगी, स्टेबल होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर है, यानी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 ही लिखती हूँ मैं, इसको बेटर रहेगा, ग्रेटर देन 0 है, वो चाहे 0.5 ही क्यों ना आ जाए, है ना। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 से बड़ा है, चाहे फ्रैक्शनल हो, कोई बात नहीं, वो स्पीशीज कैसी होती है, स्टेबल होती है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया या फिर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो वो स्पीशीज कैसी होती है, अनस्टेबल, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भाई कंपैरिजन करना है, ठीक है, एक का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, दूसरे का 1.5 आ गया, दोनों एग्जिस्ट कर रही है, आप एग्जिस्टेंस की बात कर पा रहे हो। अब आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर आपने देखा, बॉन्ड ऑर्डर जिसमें ज्यादा आ रहा है, बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। व्हाट इफ बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाए, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन स्पीशीज इज सेम, अगर जितनी भी स्पीशीज गिवन है सबका बॉन्ड ऑर्डर कैसा आ गया, सेम आ गया, तो आप बच्चों क्या देखोगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, स्टेबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स बेसिकली आपको स्टेबिलिटी में ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ठीक है, ताकि उससे पता चल जाए कौन क्या है। तो O2 प्लस, O2 2 माइनस और O2 माइनस। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 16 में से ब्रैकेट में लिख रही हूँ। इसमें कितने आ गए, 15, यहाँ पर कितने आ गए आपके पास 18, और यहाँ पर कितने आ गए 17, ठीक है, 15, 16, 17, 18। बॉन्ड ऑर्डर यदि आप देखोगे तो 15 में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, 16 में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, 17 में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5 और 18 में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। नाउ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल। यहाँ तो सेम बॉन्ड ऑर्डर वाला मतलब वही नहीं है, केस ही नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे आगे आएगा O2 प्लस, उसके बाद आएगा O2 प्लस O2, फिर आएगा O2 माइनस और लास्ट में आएगा O2 2 माइनस। आप बहुत आसानी से थर्ड ऑप्शन देख सकते हो कि अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। स्टेबिलिटी के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। वो पूछे कौन एग्जिस्ट कर रहा है कौन नहीं एग्जिस्ट कर रहा। पॉइंट नंबर 1 वो स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करे, जैसे एक क्वेश्चन था। पॉइंट नंबर 2, और अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाए तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The variation of the boiling points of hydrogen halides is in the order, आपके ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स आपको दे रखे हैं और वो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता रहा है कि भाई ये ऑर्डर है, वो आपको बता रहा है कि दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन हेलाइडो के क्वथनांक में परिवर्तन का क्रम निम्न है, मतलब HF, HI, HBr, HCl, ये घटता हुआ क्रम है किसका, क्वथनांक का, बॉइलिंग पॉइंट का। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। वो आपसे पूछ रहा है ऐसा क्यों है ना। तो आपको करेक्ट इसमें स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF, अब देखो ये आपको बात पता है, मतलब जहां पर when you know the concept कि भाई यही कॉन्सेप्ट हो सकता है, वहां पर सारे ऑप्शन रीड मत करो। आपको पता है HF का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, करेक्ट। और इसके बाद इन तीनों में क्या लग जाएगा, वैन डर वाल फोर्सेस के बेसिस पर बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। तो मैं एक बार इसको आपको यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड पर समझा देती हूँ कैसे करना है। तो हमारे पास है HF, HCl, HBr
और HI, ये स्पीशीज हैं। जब भी देखो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए, मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए, इट मींस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें आपके पास दो चीजें आती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस आते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। तो जब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले उसमें क्या देखोगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा है। देखो वैन डर वाल तो सब जगह होता है, HF में वैन डर वाल के साथ साथ वेरी प्रोमिनेंट जिसका इंपैक्ट आता है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इसका इंपैक्ट आएगा। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, इनमें सीधे सिंपली क्या है, वैन डर वाल फोर्सेस हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में, मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, बॉइलिंग पॉइंट के केस में सबसे आगे कौन आ जाएगा, HF आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के केस में सबसे आगे कौन आ जाएगा, HF। अब वैन डर वाल फोर्सेस जितना बढ़ते चले जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ता है। और वैन डर वाल को देखने का तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो जब आप HCl, HBr, HI में जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, HI का, फिर किसका होगा, HBr का, और फिर किसका होगा, HCl का। यही ऑर्डर उसने दे रखा है। तो सबसे पहले आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखो गिवन स्पीशीज में, किसी में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मोस्ट लाइकली, जैसे अब अमोनिया वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मैं कॉमन केस की बात कर रही हूँ, जहां पर एक्सेप्शनल कुछ और प्रोसेस या कुछ और फिनोमिनन नहीं चल रहा, तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। वैन डर वाल के बेसिस पर देखोगे तो जिसमें वैन डर वाल ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं, वो क्या पूछना चाह रहा है हमसे। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर शील्डिंग, कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियर शील्डिंग का। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कोई मतलब नहीं है। देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल। सिंपली ये वाला आंसर आ जाएगा। यही मैं आपसे बोल रही हूँ, तो मैंने फिर भी रीड कर दिए, बट आपको ऑप्शंस वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे जाए, ठीक है। तो व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट, सीधे सीधे उस ऑप्शन की तलाश करो जिसमें वो कॉन्सेप्ट गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। री AIPMT 2015 का ये क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। नॉट आइसोस्ट्रक्चरल मतलब जिनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो अपन स्ट्रक्चर ले लेते हैं, NH3 PH3, स्ट्रक्चर सेम आएगा भाई इनका। एक बार मैं सारी स्पीशीज यहाँ लिख लेती हूँ सो दैट मुझे बार बार स्लाइड चेंज ना करनी पड़े। NH3 PH3 और क्या है, XeF4 XeO4, XeF4 और XeO4, वो 4 ये था ना, हाँ, SiCl4 CCl4, SiCl4 और CCl4 ये गिवन है। और क्या गिवन है, डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड SiC। तो डायमंड दे दिया, उसका कोई फॉर्मूला तो हम लिख नहीं सकते, और क्या दे दिया, सिलिकॉन कार्बाइड दे दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, in which of the following pairs both the species are not isostructural। इनमें से कौन समसंरचनात्मक नहीं है। तो देखो स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो NH3 और PH3 ये दोनों ही कैसी हैं, पिरामिडल। ये दोनों ही कैसी हैं, पिरामिडल, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, ठीक है। XeF4 और XeO4 में यदि आप देखोगे तो आपके पास स्ट्रक्चर अलग अलग आएगा। कैसे अलग आएगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2 और sp3 में स्ट्रक्चर सेम नहीं आ सकता। यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर्स होने के साथ साथ ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, करेक्ट, और यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ये बहुत बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों डिफरेंट है स्ट्रक्चर में, यही आंसर होगा। SiCl4 और CCl4 में अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, नो लोन पेयर, दोनों ही कैसे हैं, टेट्राहेड्रल है। और डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड भी कैसा है, दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं। नेटवर्क, बेसिकली नेटवर्क स्ट्रक्चर है ना, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर। और नेटवर्क स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो 4 सराउंडिंग एटम से सिग्मा बॉन्ड बनाकर रखता है। तो दोनों ही कैसे हैं, दे फॉर्म अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, दे फॉर्म अ नेटवर्क टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, नेटवर्क टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो किसका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, किसका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ऑप्शन 2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
we come to the end of PYQs ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस करे क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज ज़्यादा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑफ कोर्स आएंगे ही आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। प्लस इसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना आप बाकी कॉन्सेप्ट्स को, बाकी चैप्टर्स को इनऑर्गेनिक एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक समझना आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग का रिविजन बहुत अच्छे से करना है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा इतने सारे PYQs में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डाइपोल मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार यहाँ पर पूछी गई हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यू शुड बी थरो विद द कॉन्सेप्ट्स, कि हाँ क्वेश्चन देखते अपने दिमाग में क्लिक हो जाए कि इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन और उस कॉन्सेप्ट में अपन उसको आगे बढ़ा पाए क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, मोशन की पूरी टीम आप सबके साथ है एंड यू विल डेफिनेटली रॉक नीट 2026। गुड लक।